Good afternoon to all. Welcome to Learners Academy. चलो, let's start our today's class from current slide. चलिए, तो let us discuss what all we have done till now. तो एक्टिव से पैसिव स्ट्रक्चर्स हमने डेक्लेरेटिव सेंटेंस प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्लस इंपेरेटिव सेंटेंस, ये तीन कैटेगरी ऑफ सेंटेंस हमने कवर किए हैं। और उसमें कुछ अच्छी बातें जैसे बीच में डबल ऑब्जेक्ट, कुछ डिफिकल्ट पोर्शन भी हमने साथ के साथ कवर किया जितना हो सकता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जितना डिफिकल्ट पोर्शन हो सकता है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट हमने कवर किया है। ठीक है, अब बचता क्या है? तो अब एक्टिव पैसिव में कुछ एक्स्ट्रा चीजें और बचती हैं जिनके आने के चांसेस अपने 10th बोर्ड में थोड़े से कम हैं, पर फिर भी एज ए होल हम पूरा कवर कर रहे हैं तो पूरा ही कवर कर लेते हैं। ठीक है ना, जब इतना ही कर लिया तो और भी कर लेते हैं। ऐसे मानना भी आधा चैप्टर ही कंप्लीट हुआ है। अब आधा चैप्टर जो है थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट लगेगा आपको, है ना, बट ठीक है, धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा हमसे। ठीक है, करना क्या है? मॉडल्स टू इन्फिनिटिव, इन दो स्ट्रक्चर्स के पैसिव स्ट्रक्चर सीखने हैं, जिसमें से मॉडल्स के तो बहुत ही आसान है, आप देखते हैं अभी बता दोगे। टू इन्फिनिटिव के थोड़े से मुश्किल इसलिए हैं क्योंकि टू इन्फिनिटिव का यूज क्या होता है, एक वर्ब को दूसरी वर्ब से कनेक्ट करने के लिए। तो जब वर्ब्स दो हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि पैसिव वॉइस कौन सी वर्ब का बना है, इसका या इसका। तो कुछ रूल्स रहेंगे, किसी में इसका बनेगा, किसी में इसका बनेगा, किसी में दोनों का बनेगा, किसी में क्या होगा, तो वो कुछ वर्ब टू वर्ब भी डिफर करेंगे, है ना। टू इन्फिनिटी के दो टाइप्स जो अपन ने फुल इन्फिनिटिव बेयर इन्फिनिटिव सीखे थे उसके हिसाब से भी डिफर करेगा कि पैसिव वॉइस किसका बनेगा। ये सब हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो पैसिव स्ट्रक्चर बता देते हैं अपन किसका, मॉडल्स का और टू इन्फिनिटी का। एक्चुअली पैसिव स्ट्रक्चर होता क्या है? तो जैसे तीन टेंस थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस के चार कैटेगरीज थी, सिंपल फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। वैसे ही मॉडल्स की भी सिंपल फॉर्म होती है, कंटिन्यूअस फॉर्म होती है, परफेक्ट फॉर्म होती है और परफेक्ट कंटिन्यू मॉडल्स की। देन आ जाओ, टू इन्फिनिटिव की भी चारों फॉर्म होती है, सिंपल फॉर्म होती है, कंटिन्यूअस फॉर्म होती है, परफेक्ट फॉर्म होती है, परफेक्ट कंटिन्यू। और इन दोनों की चारों फॉर्म्स के एक्टिव से लेकर पैसिव स्ट्रक्चर एग्जैक्टली हूबहू टेंस में फ्यूचर टेंस के चारों फॉर्म की एक्टिव से पैसिव स्ट्रक्चर से मैच करते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगली क्लास में आओ तो फ्यूचर टेंस के एटलीस्ट, वैसे तो सारा याद होना चाहिए अब तक का, बट फिर भी स्पेसिफिकली फ्यूचर टेंस के एक्टिव से पैसिव चारों फॉर्म के, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव टू पैसिव स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए। तो फिर अभी मॉडल्स के देखते देखते याद हो जाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आपके सामने ये मॉडल्स एंड टू इन्फिनिटी ट्रांसफॉर्मेशन इज द टॉपिक। सबसे पहले तो ये फ्यूचर टेंस के चार फॉर्म के एक्टिव से पैसिव स्ट्रक्चर फटाफट से रिकॉल करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर होता है, होते ही नहीं, होते ही नहीं है। मैंने बताया था, बिल्कुल बताया था, लेकिन अगर जबरदस्ती बनाए तो कैसे बनेंगे। फिर मैंने आपको एड ऑन ये भी किया था कि कई एग्जाम्स में मैंने देखा है वैसे नहीं बनते हैं, बट कई देखो, अगर आपको बनाने के लिए कहे तो आप बना के आओगे नो पैसिव स्ट्रक्चर, लेकिन आपको चूज करने के लिए कहे चारों में से चूज करो और उसमें नो पैसिव स्ट्रक्चर ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में कुछ ना कुछ बनाया हुआ है उसने, तो जबरदस्ती से जो बनेगा वो स्ट्रक्चर है यहाँ। ठीक है, देखें एक बार, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें हमने एक जनरल रूल सीखा हुआ है कि विल शैल तो विल शैल ही रहेगा, इधर बी आ जाएगा और जो भी वर्ब थी उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ये सीखा है हमने। ठीक है, आ जाओ, विल शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, एक्टिव स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस का, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे मानो ये तो जो भी स्ट्रक्चर होता है वो एक्टिव स्ट्रक्चर ही होता है। पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है? विल शैल एज इट इज, बी की जगह बी लगा दिया, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बी फिक्स करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा? बीइंग, और जो भी वर्ब मैंने क्या कहा, जबरदस्ती, जबरदस्ती बनाएंगे तो ये बनाएंगे। ठीक है, जबरदस्ती बनाएंगे तो यही बनाएंगे, बी इधर आ गया। देखो मेरी बात सुनो, ये तो स्ट्रक्चर में है, इतना पार्ट तो स्ट्रक्चर में है। अब जो मेन वर्ब है उसमें बी लगता है, वो रूल्स में है। एक्टिव से पैसिव स्ट्रक्चर का मेन रूल क्या है कि मेन वर्ब की जगह क्या लगता है? बी लगता है, वो रूल्स में। ये स्ट्रक्चर है, ये रूल है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। डन। परफेक्ट फॉर्म देखो, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थी, ये तो याद हो गई होगा, विल शैल प्लस हैव, यहां तक तो स्ट्रक्चर है, कॉपी पेस्ट हो गया, हो गया। V3 की जगह B3 यानी बीन, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो V3 था वो V3 एज इट इज आएगा ही आएगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो ये इतना तो स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट होगा। ये तो एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर है, ये तो एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर है, एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गया। और जो मेन वर्ब में बी फिट किया तो मैंने बीइंग हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। तो मुझे बताओ फ्यूचर टेंस के चारों फॉर्म्स का
एक्टिव स्ट्रक्चर और पैसिव स्ट्रक्चर क्लियर है? क्योंकि ये क्लियर है तो मॉडल क्लियर है, देखना ध्यान से। इस विल शेल की जगह मॉडल लगा दिया, इस विल शेल की जगह मॉडल लगा दिया, इस विल शेल की जगह मॉडल लगा दिया, इस विल शेल की जगह मॉडल लगा दिया। एक्चुअली विल शेल भी तो एक मॉडल है, बस बात खत्म हो गई। पर यह है कि फ्यूचर टेंस में बात करते हैं तो विल और शेल ही आता है, जब मॉडल्स में बात करते हैं तो विल और शेल के अलावा बाकी बचे हुए 11 मॉडल्स भी आ सकते हैं, जो भी आ सकते हैं, सारे ही आ सकते हैं, कोई भी मॉडल आ सकता है, स्ट्रक्चर सेम। और तो और पैसिव स्ट्रक्चर भी सेम, चेक करो। विल शेल की जगह मॉडल आ गया, आ गया, विल शेल की जगह मॉडल आ गया, विल शेल की जगह मॉडल आ गया, विल शेल की जगह मॉडल आ गया। ठीक है, डन, यहाँ तक क्लियर है। अब टू इन्फिनिटिव देखना जरा। विल शेल की जगह टू प्रीपोजिशन आ गया, दैट्स इट। विल शेल की जगह टू प्रीपोजिशन आ गया, बाकी सेम विल शेल प्लस V1 था, टू प्लस V1। विल शेल की जगह टू प्रीपोजिशन आ गया, विल शेल प्लस B +V1 में आईएनजी, विल शेल टू प्लस B+V1 में आईएनजी। वेरी इजी। क्या क्या? अगर टू इन्फिनिटिव यूज हो रहा है तो उसी की पैसिव वॉइस बनाओगे, मॉडल यूज हो रहा है तो उसी की पैसिव वॉइस बनाओगे, और फ्यूचर टेंस यूज हो रहा है तो उसकी। हैव टू वाले सेंटेंस भी लेंगे, अभी आने दो। हैव टू का मतलब क्या होता है वो सब बताएंगे अभी, है ना। ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो याद रखने हैं, ठीक है। आ जाओ। विल शेल प्लस हैव प्लस V3, विल शेल की जगह टू प्रीपोजिशन आ गया तो टू प्लस हैव प्लस V3, और विल शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, तो विल शेल की जगह अगेन क्या आ गया, टू प्रीपोजिशन आ गया। ये का ये पैसिव स्ट्रक्चर में फॉलो हो रहा है। विल शेल प्लस B+V3 था, टू प्लस B+V3। विल शेल प्लस बी प्लस बिंग प्लस V3 था, तो टू प्लस बी प्लस बिंग प्लस V3। विल शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 था, सो इट इज टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3, एंड लास्ट विल शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, तो ये क्या हो जाएगा, टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सारे आ गए इसमें। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज, इन दोनों का पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होता, ये सीखा था हमने। तो सर क्यों लिखा आपने ऐसे? मान लो, चलो मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको इससे ये कंपेयर करके ये याद करवा सकूं, ये याद करवा सकूं, ये याद करवा सकूं, और ये याद करवा सकूं, क्योंकि मॉडल्स का और टू इन्फिनिटिव का कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव स्ट्रक्चर भी होता है, पैसिव स्ट्रक्चर भी होता है। वो पाबंदी केवल फ्यूचर टेंस पे। ऐसा क्यों सर? देखिए, यहां पे ये टेंस के रूल्स थे कि हम एक वर्ब की दो फॉर्म्स नहीं यूज कर सकते, फाइनाइट फॉर्म या नॉन फाइनाइट फॉर्म। टेंस से जब आप बाहर आ गए तो जनरल ग्रामर में तो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, एक्टिव टू पैसिव जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। ठीक है, ऐसा इसलिए। अब आप ऐसे मान लो कि इसको हम इधर केवल और केवल इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम इससे कंपेयर करके ये चार फॉर्म याद कर सकें। बाकी आपका कहना सही है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, ये कहना बिल्कुल सही है। भाई क्यों लिखा है? ये याद करने के लिए। भाई जबरदस्ती बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, और बनाएंगे तो उससे फिर मॉडल की ऐसे बनेगी और टू इन्फिनिटी कैसे बनेगी। तो ये 12 फॉर्म्स नहीं, 8 फॉर्म्स, टेंस फ्यूचर टेंस की, मॉडल्स की भी 8 फॉर्म्स एक्टिव पैसिव में, और टू इन्फिनिटी कितने हो गए, 8 8 8 24। ये 24 फॉर्म्स याद हो गई हों या यूज करना आ गया हो तो आगे सेंटेंस की तरफ चले, फिर देख लो बोले आराम से। वैसे तो फ्यूचर टेंस याद है, तो विल शेल की जगह मॉडल लगा देना तो मॉडल की बन गई, और विल शेल की जगह टू प्रीपोजिशन लगा देना तो टू इन्फिनिटी की बन गई। ठीक है। अब इसमें से मॉडल्स की तो काफी आसान सी चीज रहेगी, तो पहली शीट पे अपन इजी सी चीज मॉडल्स को खत्म करते हैं, फिर टू इन्फिनिटिव का नेक्स्ट चीज से जो शुरू होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट और स्पेशल पैटर्न है, वो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले मॉडल्स को खत्म करें। चलो, तो सेंटेंस एक मैं बना के बताता हूँ, 3 4 आप बनाओ, खत्म है मॉडल्स तो यही। मॉडल्स, यू कैन डू इट। सो इट इज मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म भी पता होनी चाहिए, कौन सी फॉर्म है ये, सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म का पैसिव स्ट्रक्चर मॉडल प्लस बी प्लस V3, मॉडल प्लस बी प्लस V3। चलो, तो बस वैसे के वैसे जैसे उसमें इंटरोगेटिव चल रहा था वैसे उसमें भी इंटरोगेटिव हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, चलो आओ। तो कैसे करूंगा, इट इधर आ जाएगा, कैन डू का भी अभी बताया मैं, मॉडल मॉडल वही रखना है, मॉडल नहीं बदलना, है ना। हाँ, लेकिन एक और चीज सुनो, मॉडल नहीं बदलना, लेकिन विल शैल में से अगर विल ऑब्लिक शैल है तो अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाए तो विल ऑब्लिक शैल उसी की तरह यूज करना है जो यहाँ पे आ रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे कल को ही है तो ही के साथ विल यूज किया है, लेकिन मान लो इधर से उठा के मैंने आई लगा दिया तो आई के साथ फिर शैल आएगा, फिर आई के साथ विल नहीं आएगा ना। ठीक है, वो कब, जब विल शैल में से आपको चूज करना हो। बाकी कैन के साथ तो दोनों ही चलेंगे,
मतलब कोई कैन के साथ तो कोई पाबंदी है नहीं। आगे चलो, कैन बी प्लस डू की थर्ड फॉर्म इज डन, एंड देन यू आ जाएगा इधर बाय के साथ, बाय यू। बाय तो फिक्स है, इसे एजेंट से पहले फिक्स है। इट कैन बी डन बाय, इन तीनों का बनाओ फटाफट, फिर चलते हैं टू इन्फिनिटी। ही मस्ट बी डूइंग इट, बनाओ। अब यूज करते टाइम फाइनाइट फॉर्म की अगर दो फॉर्म आ रही है या नॉन फाइनाइट की दो फॉर्म आ रही है, तो आपको उसको यूज मतलब करेक्ट मानना है, इनकरेक्ट नहीं मानना है। बन गया। चलो, ही मस्ट बी डूइंग इट, क्या बनाया सेकंड का, ही मस्ट बी डूइंग इट। इट तो इट ही रहेगा, ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम हो जाएगा, ठीक है। मॉडल मस्ट है तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा, मस्ट बी ही रहेगा, ऐसे मान ले, मस्ट बी का मस्ट बी ही रहेगा। इधर डू की जगह बी फिक्स करूंगा तो बीइंग, और डू की थर्ड फॉर्म इज डन। ये बनाया दोनों ने, इट मस्ट बी बीइंग डन बाय हिम, इट मस्ट बी बीइंग डन बाय हिम, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन बी और बीइंग दोनों साथ में वैसे नहीं आ सकते अगर टेंस होता तो, बट मॉडल के साथ और टू इन्फिनेटिव के साथ आ सकते हैं। एक्टिव में भी आ सकते हैं, पैसिव में भी आ सकते हैं। चलो आओ, आ जाओ भाई। जोन मस्ट हैव डन इट का चर्चित बताओ क्या बनाया। वेरी इजी, ये बनाया, इट मस्ट हैव बीन बीइंग डन बाय हिम। इट मस्ट, इट यहाँ आ गया, जॉन का बाय जॉन हो ही गया। मस्ट हैव तो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, मस्ट हैव एज इट इज आ जाएगा। डू की जगह बी फिक्स करूंगा तो बी, ये डू की थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। क्लियर, इट मस्ट हैव बीन डन बाय जॉन। लास्ट वाला बताओ, ही मे हैव बीन बीन बीटिंग हिज वाइफ, क्या बनेगा। यस वेरी गुड, हिज वाइफ। हाँ, मे हैव बीन बीइंग, अब ये कायदे से बीन और बीइंग साथ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक ही वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक ही वर्ब के आईएनजी फॉर्म साथ में कैसे आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों नॉन फाइनाइट फॉर्म है। नॉन फाइनाइट फॉर्म से दो कैटेगरी, एक ही कैटेगरी से दो वर्ब नहीं आएंगे, ये रूल्स है। बट वो रूल्स टेंस के साथ ही रहे, टेंस के बाहर आते ही अब सब अलाउड है, ठीक है। खास करके मॉडल्स और टू इन्फिनिटिव में ये अलाउड है, और यही इसका पैसिव स्ट्रक्चर बनेगा, मॉडल्स और टू इन्फिनिटिव। इसके बाद तो कोई फॉर्म ही नहीं बची वर्ब के यूज करने की। वर्ब की फॉर्म जो यूज करने की होती है वो टेंस, मॉडल्स एंड टू इन्फिनिटिव होती है, और कहीं पे हम वर्ब को यूज किसी और फॉर्म में यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। टेंस के 12 स्ट्रक्चर, देन मॉडल्स के 4 स्ट्रक्चर, देन टू इन्फिनिटी के 4 स्ट्रक्चर, 12 4 16 और 4 20। किसी भी वर्ब को इन 20 फॉर्म के बाहर नहीं यूज कर सकते, ठीक है। चले नेक्स्ट, आ जाइए। मॉडल्स डन, वेरी इजी, इसमें ज्यादा डिस्कशन करना है। अच्छा, अब ऐसे नहीं कि सर मॉडल्स के बारे में बता रहे हैं, मॉडल्स के बारे में तो मॉडल चैप्टर में बताएंगे, अभी मॉडल्स का पैसिव वॉइस करना बता रहे हैं, ठीक है। अभी ऐसा नहीं कि सर कैन मॉडल की जगह मस्ट आया तो क्या डिफरेंस है, और मस्ट की जगह मे आया तो उसका क्या डिफरेंस है। ये मॉडल्स का आपस में डिफरेंस मॉडल्स चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा, है ना। ये हम मॉडल चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अभी अपन मॉडल्स के पैसिव वॉइस पे फोकस करेंगे, जिसमें इतना ही पढ़ना है। चलें आगे। चलो जी, अब सबसे मुश्किल जो काम है वो है टू इन्फिनिटिव की पैसिव वॉइस के बारे में डिस्कशन करना। चलो सेंटेंस देखना, यू हैव टू डू इट, आ गया हैव टू। एक बार आप ट्राई करो। पैसिव स्ट्रक्चर तो क्या होता है वो तो टेबल में पढ़ लिया ना, टेबल में पढ़ लिया ना आपने, कोशिश करो।
बनाया। चलो स्टार्ट करने में से एक दो चीजें सुनो। देखो मॉडल्स टू इन्फिनिटी का मतलब है एक वर्ब को दो दूसरे वर्ब से कनेक्ट करना। तो हैव एक वर्ब है और टू डू दूसरी, डू एक दूसरी वर्ब है, तो हैव को डू से कनेक्ट किया टू। अब जब ये टू इन्फिनिटी से वर्ब कनेक्ट होती है तो अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग निकालती है। जैसे यहाँ पे मीनिंग है हैव टू का मीनिंग होता है कंपल्शन, किसी के ऊपर कंपल्शन जाहिर करना कि काम तो करना ही है। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू राइट दिस लेटर, यू हैव टू गो एट देयर एट टाइम, कुछ भी, यू हैव टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर वेल स्लीपिंग, कुछ भी आपने कंपल्शन डाली, डॉक्टर ने कह दिया यू हैव टू टेक एटलीस्ट 2 मेडिसिन अ डे फ्रॉम दिस कैटेगरी, है ना। इस तरीके से हैव टू का मतलब क्या होता है, कंपल्शन करना। तो हैव टू वाले सेंटेंस में एक्शन तो वही है जो टू के बाद हो रहा है। हैव टू कोई एक्शन थोड़ी ना है, हैव टू कोई एक्शन है क्या, हैव टू तो कंपल्शन है। एक्शन कौन सा हो रहा है, जो टू के बाद है। तो पैसिव वॉइस भी किसका बनेगा, जो टू के बाद है। हैव का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्या कहा मैंने, हैव का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आप हैव का हैव बीन मत कर देना। जैसे जनरली अपन हैव का पैसिव वॉइस हैव बीन करते हैं, करते नहीं करते, 12 टेंस में जहां जहां हैव आता है उसका पैसिव वॉइस हैव बीन करते हैं ना, करते नहीं करते। इधर मत कर देना क्योंकि हैव यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है। हैव तो कंपल्शन का काम कर रहा है, एक्शन जो हो रहा है उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, अब देखना कैसे। अच्छा एक और चीज, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओ, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओ तो जो एक्शन हुआ है उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे। जो एक्शन हुआ है तो डू कौन करेगा, यू करेगा, और किसको करेगा, इट को करेगा, तो इट कोई कार्य है। तो यानी कि एक्सचेंज कौन होंगे, इट और यू। आगे अभी इसमें तो सर वैसे भी दो ही थे, आगे चल के पता है क्या, 3 4 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, 3 4 नाउन दिखाई देंगे। उसमें से डिसाइड करना होगा कि एक्शन का करने वाला कौन है, एक्शन हुआ किस पे, उन्हीं दोनों को एक्सचेंज करना है, बाकियों को नहीं करना। अब यहाँ तो दो ही दिखाई दे रहे हैं और दो ही एक्सचेंज होंगे। तो क्या कर दूंगा मैं, इट और यू का बाय यू, डन। अब मैंने क्या कहा, हैव कोई एक्शन नहीं है जिसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो हैव तो हैव ही रहेगा, पर यू के साथ हैव था, इट के साथ हैज हो जाएगा। समझ आया, बोलो कोई दिक्कत। हैव को चेंज नहीं किया है मैंने, मैंने बस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल फॉलो किया है कि यू के साथ हैव, इट के साथ हैज, ग्रामेटिकल कॉनकॉर्ड फॉलो किया है मैंने। हैव वर्ब का हैव बीन पैसिव स्ट्रक्चर ऐसा कुछ नहीं किया। अब टू डू का पैसिव स्ट्रक्चर अभी अभी मैंने बताया था, टू के साथ थर्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो उसका पैसिव स्ट्रक्चर है टू के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट हैज टू बी डन बाय यू। बोलो क्या गलती करी, सही है। डूइंग कैसे लिखा है तुमने, इट हैज टू डू, इट हैज टू बी डन बाय हिम। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट बनाना देखें। ही इज सपोज टू बी डूइंग इट, एंड देन इसका बनाओ आप, राम इज बिलीव्ड टू हैव टाइप दिस लेटर्स, इन तीनों का बनाओ करीब करीब सेम ही तरीके से। तीनों सेंटेंस करीब करीब एक ही जैसे हैं। क्या तीनों सेंटेंस दे दिए, मतलब तीनों टाइप के दे दिए, मतलब तीनों फॉर्म के दे दिए ऐसे कह रहे हो, है ना। सिंपल फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। हो गए तीनों के।
बना लिया, चलो। अब देखो पहले सेंटेंस का मीनिंग पकड़ते हैं। एक बात ये भी है कि एक्टिव से पैसिव आते टाइम सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं बदलना चाहिए, ठीक है ना, उससे भी कई सारे एरर्स आप सॉल्व कर सकते हो इस केवल एक पॉइंट से कि हमको मीनिंग नहीं बदलना। ही इज सपोज टू बी डूइंग इट। सपोज टू का मतलब होता है माना जाना। माना जाता है कि इसने वो कार्य किया है। किसने? ही ने। किस कार्य को किया है? इट को किया है। तो सपोस्ट, इस सपोस्ट का पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, एक्शन क्या हुआ ये तो सब लोग मानते हैं इस बात को, है ना। एक्शन क्या हुआ, कोई कार्य हुआ है, किया है उसने, उस एक्शन की बात करते हैं। तो टू बी डूइंग का हम बनाएंगे पैसिव स्ट्रक्चर। तो जब हम टू बी डूइंग का पैसिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस सपोस्ट को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो जैसे ही पे सबसे, हाँ करना भी नहीं है, क्योंकि एक ही चीज का बनेगा, जिसको अंडरलाइन कर रखा है इसी का पैसिव वॉइस बनेगा। तो इट इधर आ जाएगा, ही का बाय हिम हो जाएगा, ये तो हो ही जाएगा। मैंने क्या कहा, इसके साथ तो छेड़छाड़ करनी नहीं है। तो ही के साथ भी इज आएगा, इट के साथ भी इज ही आएगा। कल को यहाँ पे दे होता तो आर आ जाता। कल को यहाँ पे दे होता तो क्या हो जाता? आर, जैसे कि नीचे होगा दिस लेटर्स का क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो इट इज सपोज सेम। टू बी डूइंग कंटिन्यूस फॉर्म आ गई। तो टू बी, डू की जगह बी को फिक्स करो, बीइंग डन बाय हिम, ये बनाया, ये बनाया। इट इज सपोज टू बी बीइंग डन बाय हिम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अभी अभी मैंने बताया दिस लेटर से इधर जाएगा, राम इधर जाएगा, लेकिन इसकी जगह क्या आ जाएगा आपकी बार? आर आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी फॉलो होगा वहां पे। दिस लेटर जैसे इधर आया तो इस बिलीव्ड का मैं पैसिव वॉइस तो नहीं बना रहा हूँ, सेम लिख रहा हूँ, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। और टू हैव टाइप्ड का बड़ा ही आसान है। टू हैव टाइप्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, एंड देन फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वापस आ जाएगी। टू हैव बीन टाइप्ड बाय। इजी। लास्ट वाला तो इसी का ही एक तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म है, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। क्या हो जाएगा? इट, इट इज सपोज्ड, और टू हैव बीन इज इट इज। टू हैव बीन है तो टू हैव बीन ही आएगा ना बेटा। क्यों? क्यों कर दिया, चलो मुझे बताओ। एक मिनट रुको। इट के हिसाब से इस तो आ गया, इट के हिसाब से इस तो आ गया। अब इट के हिसाब से हैव चेंज होगा, खुद सोचो तुम, होगा क्या? इधर आओ, पीछे आओ, इसको इधर ही क्लियर करो। ये टू इन्फिनिटी की फॉर्म से बेटा, ध्यान से पढ़ लो इसको। मैंने हैज ऑब्लिक हैव नहीं लिखा है, हैव ही लिखा, एक्टिव में भी पैसिव में भी। हैज ऑब्लिक हैव है या ओनली हैव है? हैव, तो यानी कि इसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, तो हैव ही रहता है। समझ गए क्या? टू इन्फिनिटिव की परफेक्ट फॉर्म में जो हैव आता है, या मॉडल की परफेक्ट फॉर्म में जो हैव आता है, या फ्यूचर टेंस की परफेक्ट फॉर्म में जो हैव आता है, इनका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, ये हमेशा हैव ही रहते हैं, ये हैज नहीं होते कभी। अगर ये हैज होते तो इनकी फॉर्म भी हैज ऑब्लिक हैव रहती। इनकी फॉर्म भी क्या रहती? हैज ऑब्लिक हैव, ना कि केवल और केवल हैव। ठीक है, क्लियर। चलूं आगे, तो अब गलती नहीं करोगे? क्या हुआ? शैली फोन नहीं उठाते आप, आपका फोन बंद क्यों आता है? चलो वी विल डिस्कस इट लेटर, अभी आओ इधर आ जाओ, अब आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। मस्ती मत करना, जैसे अभी सिंसियरली बैठे थे वैसे ही बैठना। हाँ जी, यहाँ तक कर लिया हमने। अब ये दो सेंटेंस निकालो, शीट निकालो जल्दी से जल्दी। आई वॉन्ट यू टू रीड दिस नॉवेल। अब आपको बीच में से पिक करना है, तो आपको कोशिश करनी है समझने की, और घर जाके फिर वीडियो देखना है। आधे घंटे की क्लास तो ले चुके हम। आई वॉन्ट यू टू रीड दिस नॉवेल, मैं चाहता हूं कि तुम इस नॉवेल को पढ़ो। का पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करो शैली, जैसा भी आता है। और अब अपन डिफिकल्ट सेक्शन में एंटर कर चुके हैं ना। अब एक्टिव पैसिव करीब करीब आपको वैसे दिखेंगे, जो शायद या तो आपने देखे ही नहीं होंगे आपके कोर्स में, या फिर देखे होंगे तो बड़ी ही रेयरली, बहुत ही कम देखा होगा। नहीं बन पा रहा। चलो अब सब लोग इधर देखो, ध्यान से देखो। आई वॉन्ट यू टू रीड दिस नॉवल का मतलब क्या है?
मैं चाहता हूं तुम ये नॉवल पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पे दो वर्ब्स आ रही है, एक तो वांट वर्ब आ रही है, एक रीड वर्ब आ रही है। रीड को वांट से कनेक्ट करने के लिए टू इन्फिनिटी का सहारा लिया गया है। यहाँ तक क्लियर है? अब सुनो, वांट वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स कौन है, ध्यान से सोचो। कौन चाहता है, किसको चाहता है? आई तो उसका सब्जेक्ट है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? गलत। क्या आई यू को चाहता है क्या? नहीं, आई यू को नहीं चाहता। आई तो ये पूरी बात चाहता है। आई ये नहीं चाहता है कि यू मेरे पास आ जाए। आई ये चाहता है कि यू इस नोवेल को रीड करे। आई क्या चाहता है? इस अभी मैं आई वॉन्ट के आगे एक पेन लिख दूं, ए पेन, आई वॉन्ट ए पेन, तब तो उस पेन को चाहता है। लेकिन कोई व्यक्ति या वस्तु को नहीं चाहता है, वो एक बात को चाहता है, एक एक्शन होने को चाहता है। क्या चाहता है भाई? यू जो है इस नॉवल को रीड करे। तो अगर आप वांट वर्ब का पैसिव वॉइस बनाएंगे, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, अजीब लगेगा आपको, अगर आप वांट वर्ब का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पूरा का पूरा उठ के यहाँ आएगा। जो भी वांट का ऑब्जेक्ट है, वांट का ऑब्जेक्ट ये पूरी बात है, ये पूरी उठ के यहाँ आएगी और आई उठ के वहां जाएगा, जो बड़ा ही ऑकवर्ड होगा बनाने में। इसीलिए हम वांट वर्ब का पैसिव वॉइस ना बना के किसका पैसिव वॉइस बनाएंगे? रीड का, रीड वर्ब का पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब आप मुझे बताओ, रीड वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होंगे? गलत। रीड, रीड यानी पढ़ना। कौन पढ़ रहा है इसमें? यू पढ़ रहा है। किसको पढ़ रहा है? नॉवल को। देखो, आई वांट के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग है, रीड वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग है। अगर आप रीड वर्ब का पैसिव वॉइस बना रहे हो तो आपको रीड वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब छोड़ो उसको, पेन को एक बार इधर देखो। रीड वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज करना पड़ेगा। जब आप रीड वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज कर रहे हो, वांट वर्ब के साथ छेड़छाड़ी नहीं कर रहे हो, तो वांट वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होंगे और वांट वर्ब भी चेंज नहीं होगी। तो आई वांट का आई वांट ही रहेगा। ना तो इस वर्ब को चेंज किया, ना इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज किया। अब इसको एक्सचेंज करो तो दिस नॉवल यू की जगह आएगा और यू जाके बाय यू हो जाएगा। तो मैं आई वॉन्ट दिस नॉवल, आई वॉन्ट दिस नॉवल, और यू का क्या हो गया? बाय यू। डन। और टू रीड का पैसिव वॉइस बनाना आपको आता ही, जैसे टू डू का बनाया था। टू डू का क्या बनाया था? टू बी डन। तो टू रीड का क्या बनेगा? टू बी रेड। वैसे इसकी स्पेलिंग वही रहती है, आर ई एडी, आर ई एडी, आर ई एडी, आर ई एडी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो जाता है। रीड रेड रेड, ठीक है। आई वॉन्ट दिस नॉवल टू बी रेड बाय यू। इस लेवल के सॉल्व कर लिए तो समझ लो इससे आगे कुछ नहीं आएगा एग्जाम। आई वॉन्ट दिस नॉवेल टू बी रेड बाय यू, क्या ये बनाया था मौलिक? वॉन्ट का बनाया था कि नॉवल का बनाया था? दिस नॉवल वॉन्ट्स यू। अब देखो, आपने जो बनाया उसका मीनिंग ही चेंज है। ये नॉवल आपको चाहता है, इसमें आप चाहते हो कि मैं चाहता हूं कि आप ये नॉवल पढ़ें, तो मीनिंग यही रहना चाहिए कि मैं चाहता हूं कि नॉवल आपसे पढ़ा जाए। आई वॉन्ट दिस नॉवल टू बी रेड बाय यू। चलो एक और बनाओ, देखिए इसी कैटेगरी का बना जाते हो क्या। आई वॉन्ट राम टू हेल्प हिम, मैं चाहता हूँ राम उसकी मदद करे। बन गया तीनों का? शैली नहीं बना? मौलिक बताओ। चक्कर पड़ गया? तो सोच ही आएगा क्या आएगा। आपने क्या बनाया? सेम। आपने बनाया? बनाया नहीं। दोनों ने सेम बनाया, बस दोनों ने एक गलती करी। अब सुनो आगे की कहानी। तो क्या आएगा? देखो इधर आओ, सेम टू सेम। देखो, आई वॉन्ट राम, तो इसमें वॉन्ट वर्क का ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि वॉन्ट आई राम को चाहता है, राम को नहीं चाहता है, वो पूरी बात को चाहता है। तो या तो फिर अगर वांट वर्ब का पैसिव वॉइस बनाए तो फिर ये पूरा इधर आए, ये पूरा इधर आए, काफी कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। तो हम क्या करेंगे, वांट वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, तो इसका कुछ एक्सचेंज भी नहीं करेंगे। तो आई वॉन्ट तो एज इट इज आ जाएगा, आई वॉन्ट तो एज इट इज आ जाएगा। अब हिम और राम एक्सचेंज होने चाहिए सिस्टम से, तो सिस्टम तो यही कहता है। तो हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इधर आके सब्जेक्टिव फॉर्म ही बनता है, आपने सही बनाया बिल्कुल। और राम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उधर जाके बाई राम बन जाएगा, वो भी आपने सही बनाया। और टू हेल्प की पैसिव वॉइस, जैसे टू डू की टू बी डन थी, टू रेड की टू बी रेड थी, तो टू हेल्प की टू बी हेल्प्ड हो जाएगी। यहां तक सब ठीक है। लेकिन अब इसमें एक बेसिक रूल टूट रहा है।
सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट वाले स्थान पे जो भी बैठा हुआ है, ऑब्जेक्ट वाले स्थान पे जो कोई भी बैठा हुआ है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रहता है। क्या कहा मैंने? हाँ जी, कौन? एक मिनट, आ जाओ अंदर आ जाओ, एक मिनट रुको। हाँ देखो, ऑब्जेक्ट वाले स्थान पे जो भी बैठा हुआ है वो हमेशा किस में रहता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है। तो वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट कल भी ये पूरी बात थी, वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट आज भी ये पूरी बात है। तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये पूरी बात क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कोई भी सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हिम। आई वॉन्ट हिम टू बी हेल्प। ठीक है, ये करो, एक मिनट में ऐसा और विचार विमर्श कर लेते हैं। देखो इस पे हल्का सा और विचार विमर्श कर लेते हैं। देखो बेटा, देखो एक एग्जांपल जो मैंने शुरू में दिया था वो एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा आई वॉन्ट ए पेन, आई वॉन्ट ए पेन। तो मैं क्या चाहता हूँ इस सेंटेंस में? मैं क्या चाहता हूँ? पेन। तो ये पेन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, होगा ना? अब इस सेंटेंस में आई क्या चाहता है? राम उसकी मदद करे, एक बात चाहता है, एक फ्रेज चाहता है या एक क्लॉज चाहता है। तो वो क्लॉज पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। तो उस क्लॉज के अंदर का हर एक शब्द, नाउन या प्रोनाउन, सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ही होगा। तो उस क्लॉज के अंदर ही आ रहा है, तो ही नहीं होगा, वो हिम होगा। अगर यहाँ पे आई वॉन्ट नहीं होता तब तो ये ही होता, क्योंकि ये किसी का ऑब्जेक्ट नहीं होता। तब ये क्या होता? ही होता। लेकिन आई वॉन्ट लगने से ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाता है, ये किसी ना किसी चीज का ऑब्जेक्ट बन गया, इसलिए ही ना होके हिम आएगा। तो फाइनल स्टेटमेंट वुड बी आई वॉन्ट हिम टू बी हेल्प्ड बाय राम। क्लियर है क्या सारी बातें? चले हम आगे, चलें नेक्स्ट सेंटेंस। ध्यान से सोच के बनाना। एक स्टडी करने वाले बच्चे को स्टडी की स्पेलिंग नहीं आती? हो गया? नहीं हो पा रहा? तो स्टार्टिंग मिस कर दी ना हमने पिक्चर की, तो बीच में स्टोरी पकड़ने में टाइम लगेगा ही लगेगा। चलें देखें क्या बनाया, चलो बताओ। हाँ हाँ, आपने कहा सम बुक्स हैव टू बी स्टडीड बाय मी, कुछ बुक मुझसे पढ़ी ही पढ़ी जानी चाहिए, मतलब पढ़ना ही पड़ेगा मुझे उसे। इसमें इस सेंटेंस में कंपल्शन नहीं है। इस सेंटेंस में आई हैव सम बुक्स टू स्टडी, मेरे पास कुछ किताबें हैं पढ़ने के लिए। कंपल्शन नहीं है कि पढ़ना ही है। लेकिन जो आपने सेंटेंस बनाया हैव टू करके, जिसमें हैव टू जैसे भी वर्ड साथ में जुड़ जाता है ना, हैव टू, तो कंपल्शन हो जाता है। पिछले वाले हैव टू में तो कंपल्शन था, इस वाले में हैव टू में कंपल्शन नहीं है। तो कंपल्शन आपके पैसिव वॉइस में भी नहीं छलकना चाहिए, समझे? हाँ बताओ क्या बनाया। वेरी गुड। हाँ, वही सेम बनाया। अब सुनिए, हैव वर्ब की कुछ खास बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। हैव वर्ब का वैसे मीनिंग क्या होता है? पोजीशन होना। क्या होना? पोजीशन। जैसे कि मैंने कहा आई हैव ए कार, मैंने क्या कहा? आई हैव ए कार। और हैव वर्ब को अभी एक बार दूसरी तरीके से मैं कंपल्शन के रूप में यूज कर रहा हूं। आई हैव टू वर्क हार्ड, या आई हैव टू डू दिस, जो अपना पहला सेंटेंस मैंने लिखा। देखो इस सेंटेंस में हैव वर्ब का मीनिंग कुछ अलग है, इस सेंटेंस में हैव वर्ब का मीनिंग कुछ अलग है। इस सेंटेंस में इसका मीनिंग है पोजेशन। क्या मीनिंग है? पजेस करना, किसी चीज का पर अधिकार व्यक्त करना। मैं कार पे अधिकार व्यक्त कर रहा हूँ, कार को मैं पजेस करता हूँ। यहाँ पे हैव के साथ हैव टू का मीनिंग जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हैव अकेला मीनिंग नहीं शो कर रहा, हैव टू का मीनिंग जिसको हम कहते हैं कंपल्शन। क्या कहते हैं हम? कंपल्शन।
अब ऊपर वाले सेंटेंस में पहले आप डिसाइड करो हैव वर्ब का मीनिंग पोजीशन है कि कंपल्शन है, डिसाइड करो। ऊपर वाले सेंटेंस में हैव वर्ब का मीनिंग पोजीशन है या कंपल्शन है? पोजीशन। आई हैव सम बुक्स, तो मेरा बुक किताबों पे अधिकार है ना, यहाँ पे पोजीशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसको छोड़ दे और इधर ध्यान दे। वहां पे हैव वर्ब का मीनिंग क्या है? एज पोजीशन। अब सुनना ध्यान से, जब जब हैव वर्ब का मीनिंग पोजीशन से होगा, इसको दो सेंटेंसेस मतलब दो लॉजिक से हम प्रूव कर सकते हैं। देखो, जब जब हैव वर्ब का मीनिंग पोजीशन से होगा, तब तब उस वाले सेंटेंस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इस बात को आगे बिल्कुल एट द एंड ऑफ द चैप्टर फिर से रिपीट किया जाएगा। हैव वर्ब का मीनिंग जब जब पैसिव पोजीशन से होगा, जैसे इसका बना के बताओ, चलो आप छोड़ो सब कुछ। आई हैव ए कार का पैसिव वॉइस क्या बनाते? अच्छा, इंग्लिश छोड़ो, हिंदी में सोचो जरा। आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? मेरे पास एक गाड़ी, एक गाड़ी मेरे पास हो रही है। क्या इसमें पोजीशन मतलब पैसिव वॉइस का मीनिंग कैसे निकला? पैसिव वॉइस का मीनिंग कैसे निकला? पैसिव वॉइस का मीनिंग क्या होता है भाई? ये कार्य मेरे द्वारा हो रहा है या किया जाता है। तो आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है। ए कार, अगर कोई जबरदस्ती बनाए, कार इज हेड बाय मी, एक कार मेरे द्वारा हो रही है। कुछ मीनिंग निकला क्या इस चीज का? बताओ। नहीं निकला ना। तो हैव वर्ब का जब जब पोजीशन शो होगा, तब तक उसका पैसिव वॉइस नहीं बन पा रहा है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन है। एक लॉजिक तो ये। दूसरा लॉजिक सुन लो बेटा, जब जब सेंटेंस में दो वर्ब आ जाए, एक मेन वर्ब, एक टू इन्फिनेटिव वर्ब, तो इन दोनों वर्ब्स के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर सेम है, तो उसका पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अब हैव वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? आई। ऑब्जेक्ट कौन है? सम बुक्स। स्टडी वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? वही आई। कौन करेगा स्टडी? आई करेगा। किसको करेगा? सम बुक्स। तो स्टडी वर्ब और हैव वर्ब दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम आ गए, एग्जैक्टली सेम आ गए, इसीलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। आंसर इज नो पैसिव स्ट्रक्चर। रूल पढ़ लो। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट और टू इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति ऑब्लिक वस्तु भी लगा सकते हो, एक ही व्यक्ति या वस्तु हो, तो उस सेंटेंस का पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता। समझ आया? इसका बनाना जरा। अरे कोशिश तो कर, कुछ थोड़ा तो दिमाग लगा, कुछ एनालाइज, कुछ मतलब इस पे वो तो कर, रिसर्च तो कर। भाई कौन सी वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, उसका ऑब्जेक्ट कौन है। पहले ही क्यों हथियार डाल रहे हो? इसका पैसिव वॉइस बनेगा। अब पहले तो वो सुनो क्यों बनेगा। इसमें दो वर्ब्स आ रही हैं, आर और टू स्टडी। उसमें वो किताबें मेरे पास थी, उसमें वो किताबें मेरे पास थी। इसमें ये किताबें, मैं कह रहा हूं देयर आर ए लॉट ऑफ बुक्स, तो किसके पास है? ये क्लियर कट जाहिर हो रहा है क्या? मैंने कहा कि देयर आर ए लॉट ऑफ बुक्स, तो एक तरीके से मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं। एग्जैक्टली किसके पास है और एग्जैक्टली कौन पढ़ेगा, इसमें क्लियर हो रहा है क्या? अभी मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, तो क्या बहुत सारे लोग उसको पढ़ते हैं क्या? पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते ना, कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है। ऊपर वाले सेंटेंस में एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट था जिसके पास किताबें हैं और पढ़नी भी उसी को है, इसलिए उसका पैसिव स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें किताबें किसके पास हैं क्लियर नहीं हो रहा है, और पढ़ेगा कौन ये भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो ऐसे नहीं कह सकते कि इस सेंटेंस में मेन वर्ब और टू इन्फिनिटिव वर्ब का सब्जेक्ट सेम है, ऐसा नहीं कह सकते। तो बनेगा इसका पैसिव वॉइस। अब क्या बनेगा सोचो जरा। नहीं, पैसिव स्ट्रक्चर तो बनेगा, और बड़ा ही सरल बनेगा भी, मैं बनाऊंगा आपको। सर इतनी सी बात थी क्या? बिल्कुल इतनी सी बात है। बनाओ ना, सही बना रहे हो।
ए लॉट ऑफ के साथ आगे वाले वर्ब से चलती है, बुक्स के हिसाब से चलेगी। लॉट्स ऑफ और ए लॉट ऑफ में आगे वाले वर्ब के साथ, आगे वाले नाउन के साथ, सॉरी। आप पैसिव स्ट्रक्चर किसका बना रहे हैं ये बताओ? स्टडी का? तो पैसिव स्ट्रक्चर वर्ब का ही बनता है ना। स्टडी का बनाना है, तो स्टडी का बनाना है, तो स्टडी किसको करोगे? तो वो बुक्स पहले आएगा, तो ये इसी स्ट्रक्चर में ऑलरेडी पहले आ रहा है, तो छेड़खानी करने की जरूरत ही नहीं है। बस टू स्टडी का कर दो, टू बी स्टडीड, खत्म कहानी। बस देयर आर ए लॉट ऑफ बुक्स टू बी स्टडीड। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, हम क्या करते थे, स्टडी के बाद वाले ऑब्जेक्ट को इधर लेके आते थे, तो ये ऑलरेडी यहीं पे रखा हुआ है, स्टडी जिसको करेंगे वो पहले ही रखा हुआ है ना, तो बस इसको कर दो। अच्छा सर, इसके बाद बाय करके क्यों नहीं आया? क्योंकि सेंटेंस में क्लियर ही नहीं है कौन पढ़ेगा उसको, स्टडी कौन करेगा? क्लियर है क्या सेंटेंस में? भाई राम पढ़ेगा, श्याम पढ़ेगा, चर्चित पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगा या कोई पढ़ेगा? क्लियर ही नहीं है, तो सेंटेंस में ही सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो ऑब्जेक्ट उसको बाय लगा के मैं ऑब्जेक्ट भी क्लियर नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है? बस ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि कई बार है ना, एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, भाई बाय स्टूडेंट्स लगा दो, देयर आर ए लॉट ऑफ बुक्स, ये होता है एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट। भाई सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं स्टूडेंट्स के द्वारा पढ़ने के लिए, तो बाय स्टूडेंट्स लगा दी, बाय पीपुल लगा दो, बाय बॉयज लगा दो। ठीक है, इस तरीके से एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट लगाना चाहो तो बाय स्टूडेंट्स लगा दो, अदरवाइज नहीं भी लगाएंगे ना, यहीं पे स्टॉप कर देंगे ना, तो फिर हम क्या कर देंगे, इसको सही कर देंगे। ठीक है, ऐसा एक और है वो बनाना, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, बहुत सारा काम है करने को। वेरी गुड। इसमें भी वर्क किसके पास है, करना किसको, क्लियर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो जब एक तरीके से जब डाउटफुल हो ना काम, तो उसका पैसिव स्ट्रक्चर बनाना है, जब क्लियर कट हो ना, तब नहीं बनाना है। क्लियर कट भी ऐसा क्लियर कट होना चाहिए कि मेन वर्ब और उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम आ जाए। सो देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू का बना दो बस, क्या, टू बी डन। ज्यादा से ज्यादा मैं इसमें पैसे अगर बाय लगा के एजेंट लगाना चाहूँ तो मैं लगा दूं बाय हिम, बाय हिम या बाय मी कर दो। कई बार कहते हैं ना यार मुझे, मेरे पास बहुत सारा काम है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन बाय मी, तो एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, नहीं बनाओ तो भी काम चल जाएगा। क्लियर है सारी बातें? ठीक है, दो अलग बिल्कुल सेंटेंस। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। सेम टू सेम वैसे ही बनाओ जैसे अभी ऊपर बनाया है, देयर का बनाया ना, देयर से स्टार्ट होने वाले, अच्छा इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी सुनो, कि देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का पैसिव स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है, देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का पैसिव स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है कि उस उतने पार्ट को तो छेड़ा ही नहीं जाता है, बस केवल आगे टू इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बना दो, दैट्स इट, टू डू का टू बी डन, दैट्स इट। और सेम टू सेम ऐसे ही इट इज टाइम का बनेगा, बनाओ। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप का मतलब तो समझ आएगा। हम्म फिर थोड़ा गलत कह दिया। अरे इट इज टाइम को तो छेड़ो ही मत ना, जैसे देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क को नहीं छेड़ा, देयर आर ए लॉट ऑफ बुक्स को नहीं छेड़ा, तो इट इज टाइम को मत छेड़ो। अब आगे बोलो। अब तूने बिल्कुल सही बोला है, एक बस इसमें एक्स्ट्रा और ज्वाइंट कर ले, इट इज टाइम और इट इज पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, इन सारे सेंटेंस में फोर प्रीपोजिशन बीच में ऑब्जेक्ट से पहले जुड़ के आ जाता है, बाकी सब सही है। तो आपने बोला ना इट इज टाइम द शॉप टू बी ओपन, तो उसमें क्या लिखूंगा मैं, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन, फॉर द शॉप टू बी ओपन। ठीक है ना, तो सेंटेंस विल बी, पैसिव वॉइस विल बी, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन। देखो इट इज टाइम को छेड़खानी करना नहीं है, द शॉप उठ के इधर आ गया, टू ओपन का पैसिव वॉइस टू बी ओपन हो गया मौलिक, इट इज टाइम टू वेक अप, इट इज टाइम फॉर मौलिक टू बी वेकनड अप। हाँ, वेकन, वेकन, थर्ड फॉर्म वेकन। ओके, इट इज टाइम फॉर मौलिक टू बी वेकन अप, तो इट इज टाइम, द शॉप आ गया इधर, क्या, वेक, वेक्ड, वेकन। ठीक है, हाँ। चलो देखो इधर देखो, अब उसको छोड़ो, इट इज टाइम, द शॉप इधर लगा दिया, टू ओपन का टू बी ओपन कर दिया, और फोर प्रीपोजिशन द शॉप से लगाना पहले मत भूलिएगा, बस ये याद रखना। अब ऐसा का ऐसा ही सेम टू सेम इट इज पॉसिबल और इट इज इम्पॉसिबल के साथ बनेगा, बना दोगे? बनाओ।
इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, सेम टू सेम इट इज टाइम की तरह बनाओ। इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, ये असंभव है करने को, ये कार्य करने को असंभव है। बना लिया? बना लिया? बना लिया? बोलना शैली। ठीक है, ये बनाया सबने? हाँ, टू, हाँ, एक सेंटेंस तो आपने ही बनाया, लेकिन इसके दूसरे तीसरे पैसे हुए भी समझो। इम्पॉसिबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी जब आ जाए वर्ड यूज सेंटेंस के अंदर, तो उसके पैसे हुए कैसे बनेंगे? एक तो आपने ये बना दिया होगा, जैसे इट इज टाइम का बनाया, इट इज इम्पॉसिबल को सेम दिस को हमने फोर दिस में कन्वर्ट कर दिया और टू डू का पैसिव वॉइस कर दिया टू बी डन। दूसरा सुनो बेटा इधर, ऐसे सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंस में इधर देखो ना, हम टू डू के बाद जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उससे भी पैसिव वॉइस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, देखो हम क्या करेंगे, इट की जगह क्या लगा देंगे, दिस। अब जब हमने दिस यहां लगा दिया तो दिस अंदर लगाने की जरूरत नहीं है, और जब दिस अंदर लगाने की जरूरत नहीं है तो फोर भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर तो दिस के लिए लगा था। तो सेंटेंस होगा दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन। ये इसका सेकंड और मोर प्रेफरेबल पैसिव वॉइस माना जाएगा। ठीक है, सेकंड पैसिव वॉइस ये रहा, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन। और इसका एक फाइनली एक और पैसिव वॉइस माना जाएगा, आप मॉडल्स में आगे चल के पढ़ेंगे कि पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी का दर्शाने का काम कैन मॉडल करता है। कौन करता है? कैन। कैन मॉडल पॉसिबिलिटी दर्शाता है, और कैन नॉट मॉडल या कांट जिसको हम कहते हैं वो इम्पॉसिबिलिटी दर्शाता है, या इम्पॉसिबिलिटी दर्शानी है तो हम क्या कर देंगे, दिस कांट बी डन। इस इम्पॉसिबल को क्या लिख दूंगा मैं, कैन नॉट या फिर कांट। क्या पोजीशन कहाँ है इसमें? इसमें कहाँ पोजीशन दिख रहा है बेटा? पोजीशन मोड तो हैव वर्ब का काम है पोजीशन दिखाना। तो क्या? ठीक है, सो लास्ट सेंटेंस और सबसे ज्यादा प्रेफरेबल सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस में, दिस कांट बी डन। तो अगर ये एग्जाम में आ जाए ऑप्शन तो ये चूज करना, ये ना आए तो ये चूज करना, ये भी ना आए तो ये तो आएगा ही आएगा, ये चूज कर लेना। ठीक है, और सपोज करो यहाँ पे पॉसिबल होता, क्या होता, पॉसिबल, तो यहाँ यहाँ भी पॉसिबल हो जाता, यहाँ पॉसिबल हो जाता, और फिर कांट की जगह क्या हो जाता, कैन हो जाता, कैन हो जाता है। ठीक है, डन, क्लियर, चले आगे। सो ये काफी अच्छे लेवल के पैसिव वॉइस हमने अभी कवर किए। एक बार फिर से रिकॉल करो, रिवाइज करो, इधर आओ। देखो, सबसे पहले तो हैव वर्ब जब पोजीशन शो करेगा तो उसका पैसिव वॉइस ना बनाना है आपको। इधर आ जाओ, देयर वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि बस पैसिव वॉइस वर्ब का बना दो, टू इन्फिनिटिव वाली वर्ब का, दैट्स इट। इट इज टाइम का पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर सेम देयर इज की तरह ही है, पर एक चीज इसमें याद रखनी पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट के साथ फोर लगेगा, और सेम टू सेम इम्पॉसिबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी के साथ है, लेकिन इम्पॉसिबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी के कुछ और भी पैसिव स्ट्रक्चर्स तैयार किए जा सकते हैं, जैसे हमने अभी किया। क्या करेंगे हम, इट को हटा के जो ऑब्जेक्ट है उसी से पैसिव वॉइस बना देंगे, दिस। तो जब दिस इधर लगाएंगे तो अंदर दिस लगाने की जरूरत नहीं है, फोर भी लगाने की जरूरत नहीं। सो दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन। क्लियर है? चलें आगे, नेक्स्ट। मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, कुछ वर्ब्स है ना, इनके पैसिव वॉइस बना दो फटाफट, 5 सेंटेंस अपना अपना बनाना। नहीं दिख रहा वहां से? चलिए, आपको दिख रहा है? वो टू तो टू इन्फिनेटिव के लिए आ रहा है, और वो टू किसी स्थान का कनेक्ट करने के लिए आ रहा है, जैसे टू जयपुर, टू सिनेमा, टू होटल, टू पार्क। बोलना नहीं था, लिखना था, शायद मैंने लिखने के लिए कहा था, बोलने के लिए तो मैं ही हूँ। खूब है, एक ही, दो दो क्या करेंगे। जल्दी बना, जितनी जल्दी झांकी बना के आया उतनी जल्दी बना।
अच्छी बात है, सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए इस एज में। इस एज में जितना सीखो उतना कम है। वैसे तो सीखने की कोई उम्र नहीं है, किसी भी एज में कितना भी सीखो, पर इस एज में एनर्जी ज़्यादा होती है, सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है, टेंशन कम होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है, तो आप खुले पंछी हो, जो सीखना चाहते हो सीखो। फिर एक एज के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, अभी कुछ साल के बाद फिर आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, बेटा रैंक लेके आओ, रैंक लेके आओ, रैंक लेके आओ। तो फिर ये अभी तो किस चीज़ की रैंक लाओगे? 10th में। हाँ अच्छी बात है, पर इतना नहीं है, कुछ सालों के बाद ये प्रेशर बढ़ जाएगा, फैमिली की तरफ से, खुद की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, समाज की तरफ से, पड़ोसियों की तरफ से। ज्यादा तो पड़ोसी पूछते हैं, फ्रेंड्स भी कई बार ताना तो मारते ही हैं, क्या हो गया तेरा, कुछ नहीं हुआ क्या तेरा, इतनी बनी क्या तेरी, तू तो बड़ी बड़ी फेंक रहा। कोई नहीं। हाँ बन गए क्या मौलिक, बन गए क्या? तो आगे डिस्कस किया जाए। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। जो स्टैंड की होती है वही अंडरस्टैंड की होती है, अंडर लगा दो बस उसके अंदर, छोड़ो उसको, कुर्सी को छोड़ो। याद होना करी जाती है यार, ये छोटी मोटी चीजें ये तो ऑन द गो आ जाती हैं सामने और याद हो जाती हैं। अब अगर आपके ऑन द गो नहीं आ रही है तो आपके स्कूल की कमी है। इतनी सिंपल सी चीज अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म नहीं आती, बताओ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। हम्म। हुआ। ये क्या किया है तुम? हम्म? बन गए पांचों? चल बता। हाँ जी बताओ, चर्चित पहले का क्या बनाया? I watched Ram सीधा to होके बता ढंग से। I watched Ram to be gone to the cinema. टू बी गॉन टू द सिनेमा, ठीक है, आप बताओ। हाँ आई वॉच का यही बनाया सेम, तीनों ने। अच्छा हाँ, आई हर्ड सेकंड का क्या बनाया? टू बी संग, पहली बात तो सिंग सैंग संग होता है, सिंग सैंग संग, SUNG संग। ठीक है, आई सो जॉन का क्या बनाया? थर्ड वाले का क्या बनाया? आई सो द रोड। अच्छा उसने तो जॉन को देखा और आपने रोड को देखा, मीनिंग ही बदल दिया ना, आई सो द रोड। हाँ आई सो जॉन, ठीक है। ही मेड मी टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम, He made me to be understood his problem. सेम। ही लेट मी गो, ही लेट मी टू गो टू बी गॉन। देखो तीनों ने पांचों सेंटेंस गलत बनाए हैं। ठीक है, और सेम बनाया तो सेम गलत है। अब सुनो, चलो मैं आपको एक मौका और देता हूँ, मैं आपको एक हिंट दूं इसमें। इसमें है ना पैसिव वॉइस टू इन्फिनिटी वाली वर्ब में एक का भी नहीं बनेगा, मेन वर्ब का बनेगा, और आप अगर कॉमन सेंस यूज करते तो आप यूज कर लेते अभी तक तो। अब तक जितनी भी वर्ब्स का मैंने पैसिव वॉइस बनाया सबके अंडरलाइन था, तो इस बार अंडरलाइन टू गो पे नहीं है, वॉच पे है। इस बार अंडरलाइन किस पे? मेन वर्ब पे, सेंटेंस की मेन वर्ब पे है, टू इन्फिनिटी वाली वर्ब पे नहीं है। सो दिस वाज द हिंट कि इस बार पैसिव वॉइस इसका बनेगा, उसका नहीं बनेगा। अब फिर से बना के कोशिश करो।
यानी वॉच का बनाओ, हर्ट का बनाओ, सॉ का बनाओ, मैट का बनाओ, लेट का बनाओ, उन सबका मत बनाओ, उन सबको एज इट इज रहने दो। हाँ, दिमाग क्या लगा आपको? अब तो बना ही देगा चर्चित। बन गए, जल्दी बनाओ। ये तो कर दिया ना आपने कि आई का बाई मी, आई का बाई मी, आई का बाई मी, ही का बाई हिम, ये लास्ट में जाएगा, इसका जो भी होगा वो बाई मी लास्ट में जाएगा, इसका भी बाई हिम लास्ट में जाएगा। हाँ, अब हम बात कर रहे थे ही लेट मी टू गो का पैसिव स्ट्रक्चर तो दूर की बात है, ही लेट मी टू गो का मीनिंग भी पता होना चाहिए। उसने मुझे जाने की अनुमति दी, लेट वर्क का मतलब होता है अनुमति देना। ठीक है, उसने मुझे जाने की मतलब, हाँ आप सही कह रहे हो एक तरीके से कि उसने मुझे जाने दिया, उसने मुझे रोका नहीं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उसने मुझे पकड़ के रखा था पहले। इसका मतलब ये मीनिंग भी नहीं है कि उसने मुझे जाने दिया का मतलब नहीं, उसने मुझे पिंजरे में कैद करके रखा था। मतलब बात करते करते अब उसने मुझे जाने दिया भी, हाँ ठीक है तू जा, तेरी जरूरत नहीं। ठीक है, ओके। तो पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर डिस्कस करें, अब स्टार्ट करें। तो मैंने आपको बताया था कि अंडरलाइन वर्ब्स का पैसिव वॉइस बनाना है आपको। दैट मीन्स टू गो का, टू सिंग का, टू क्रॉस का, टू अंडरस्टैंड का और टू गो का नहीं बनाना है। ठीक है, इसका पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बनाना। तो देखिए जो वर्ब्स हैं जो यहाँ पे अंडरलाइन हुई है, वो वर्ब्स के बारे में कुछ स्पेशल रूल्स याद करने हैं। तो कुछ वर्ब्स की लिस्ट है मेरे पास, पहले तो हम क्या बनाएंगे उसके बारे में बात करते हैं ना। क्या बनाओगे आप? राम वाज वॉच्ड, वॉच्ड का पैसिव वॉइस यही बनेगा बेटा, बताने की जरूरत थोड़ी ना, वॉज वॉच्ड। अब मैंने क्या कहा, आई का बाई मी तो लास्ट में रखना, तो क्या बना दोगे आप? टू गो टू द सिनेमा, टू गो टू द सिनेमा बाय मी, यही बनाओगे बेटा। ये बनाया है? इतने हिंट देने के बाद एटलीस्ट फिर तो बना दिया, ये बना दिया। ठीक है, ठीक है, ये बनाया। सेकंड सेंटेंस में क्या बनाया बोल दो, शैली बोलो। एक ही बनाया था, क्यों? अब बना दो। आपने क्या बनाया? मैंने हाँ, he was hired to sing at the concert by me. ठीक है, ये बनेगा। आई का बाई मी लास्ट में चला जाएगा, ही हर्ड का हो जाएगा वॉज हर्ड, बाकी सारा सब कुछ सेम, और लास्ट में आई का बाई मी। अच्छा, कॉन्सर्ट का मीनिंग क्या होता है? Concert तो होते हैं ना। जो मीका सिंह करता है, जो मीका सिंह करता है, हनी सिंह करता है, वही। वैसे कॉन्सर्ट का मीनिंग होता है संगीत समारोह। कॉन्सर्ट का मीनिंग क्या होता है? संगीत समारोह। ठीक है, ही वॉज हर्ड टू सिंग एट द कॉन्सर्ट का नो चेंज, और आई का क्या हो गया यहाँ पे? बाई मी। आई सो जो जॉन टू क्रॉस द रोड, बताना जरा। हाँ, कोई भी बताओ, मौलिक बताओ। हाँ बताओ मौलिक, बोलो बोलो बोलो। द जॉन, हाँ बोलो बोलो। जॉन वॉज, सो का सोई, सो की थर्ड फॉर्म सोई होती है क्या? Seen सीन, जॉन वॉज सीन, आगे across the road by me. टू क्रॉस द रोड सेम, और आई का बाई मी, जॉन वॉज सीन टू क्रॉस द रोड बाई मी। अब शैली बताओ इसका। बेटा देख के बता दो, मी का क्या हुआ? आई, मेड का, मेड का पैसिव स्ट्रक्चर V2 है ना, V2 किस में चेंज होती है? प्लस V3। तो फिर बनाओ, क्या बना? आई, आई के साथ वॉज या वर? आई के साथ वर, आई के साथ वॉज लगता है। हाँ, ठीक है, आई के साथ हम हमारी ग्रामर में वॉज लगाते हैं हमेशा। ब्रिटिश ग्रामर में दो तरीके की इंग्लिश यूज होती है, ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश वाले आई के साथ वर लगाते हैं, बट हम अमेरिकन इंग्लिश यूज करते हैं। हम अमेरिकन इंग्लिश यूज, इंडियन की इंग्लिश दोनों की, इंडियन की तो हिंदी होगी ना। हाँ, दो गए मतलब, इंडिया की इंग्लिश कब से, इंग्लिश हमने बनाई है कि जो हमारी होगी? ठीक है, English टेबल क्या होता है? आई वॉज मेड आएगा बेटा, आई वर टेबल मेड का नहीं। मतलब क्या होता है? किसका? जो एप्लीकेशन से क्या होता है? इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश अमेरिकन। इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश इंडिया क्या कहाँ लिखा रहता है? एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं ना लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए।
मतलब इंडिया में बोलचाल करने वाली इंग्लिश। इसका मतलब ये है कि इंडिया में देखो अभी अपन इंग्लिश, अभी मान लो अपन यहाँ इंडिया में बहुत अच्छी सी इंग्लिश बोलते हैं और लिखते हैं, लेकिन इस इंग्लिश को जब आप कोई इंग्लैंड में चला जाए, मान लो किसी भी जॉब से रिलेटेड काम से चला जाए, तो उसको 1 साल तो वहाँ की लैंग्वेज सीखने में लग जाता है। तो इंग्लिश तो उसको आती थी, फिर क्या टाइम लगा, वहाँ की इंग्लिश है तो ही इंग्लिश, लेकिन स्टाइल, शैली, बहुत सारी बातें, बोलने का तरीका, अंदाज सब डिफरेंट होता है ना, वो उसका मीनिंग होता है। इंग्लिश इंडिया का मतलब है कि इंडिया में बोले जाने वाली इंग्लिश। ठीक है, और थोड़ा 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 डिफरेंस रहता है, ज्यादा नहीं, बाकी सब सेम रहता है। 90% सेम, 10% डिफरेंस रहता है। इंग्लिश इंटरनेशनल, इंग्लिश इंटरनेशनल मतलब इंडिया को छोड़ के बचे हुए देशों में बोलने जाने वाली। अब इंडिया में तो इंग्लिश कैसे बोली जाती है पता है? इंग्लिश की तरह बोली जाती है, हिंदी और इंग्लिश में मिक्स कर लो, वो ये इंडियन इंग्लिश तो। ठीक है, इंग्लिश। आ जाओ। आई वॉज मेड टू अंडरस्टैंड इस प्रॉब्लम बाय हिम। ही लेट मी टू को क्या बनाएंगे? लेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, लेट लेट लेट। हाँ, आई वॉज लेट, नहीं, हिम तो लास्ट में आएगा ना। आई वॉज लेट। हाँ, इसमें पता है किसका नहीं सकते, क्या? ये लेट्स उसमें सिंपल सिंपल प्रेजेंट है, फिर सिंपल प्रेजेंट। अब इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आई वॉज लेट टू गो, और ही का क्या हो जाएगा? बाय ही। ठीक है, क्लियर? चलो, अब सुनो ध्यान से, पहले चलो आपकी बात का जवाब दे देते हैं। ये इसका पैसे हो गया। आपकी बात का जवाब ये है कि देखो, सबसे पहले तो सेंटेंस के मीनिंग से पता लगाया जाता है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में बोला जाना चाहिए मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीके से, है ना। अब देखो, अगर आप इसको सिंपल प्रेजेंट की तरह यूज करते बच्चे, तो ही के साथ लेट्स नहीं लगता। क्यों? सिंगुलर के साथ ऐसे ही नहीं लगता। गो का गोस नहीं करते। तो बहुत सारी चीजें पता चल जाती है ना। ठीक है, चलो अब इस बात को छोड़ दें, अब एक्टिव पैसिव आ जाए वापस। ये सारे पैसिव वॉइस आ गए आपको ढंग से समझ में? ठीक है, सारे के सारे गलत हैं, सारे के सारे गलत हैं। और सुनो, सारे के सारे पैसिव स्ट्रक्चर तो छोड़ो, सारे के सारे एक्टिव स्ट्रक्चर भी गलत है। यानी जो क्वेश्चन दिए गए थे ना, वो क्वेश्चन ही ग्रामेटिकली गलत है। तो कुछ वर्ब्स है मेरे पास, कुछ वर्ब्स है मेरे पास, ऊपर देखो लिस्ट में, उनके बहुत ही स्पेशल रूल्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जिसमें से भी लेट तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। मतलब रूल इसके भी हैं, लेकिन लेट का फिर एक स्पेशल रूल और है ना। आवाज मत करो फालतू की। मेक, बिड, वॉच, सी, हियर और लेट, पांचों के रूल्स हैं, पांचों छह के वर्ब्स के रूल्स हैं, लेकिन लेट का फिर एक स्पेशल रूल और है। ध्यान से सुना, इधर देखो, ऊपर वाली कैटेगरी की बात कर रहा हूं, मेक, बिड, वॉच, सी, हियर में एक्टिव स्ट्रक्चर और पैसिव स्ट्रक्चर कैसा रहता है? तो एक्टिव स्ट्रक्चर में ये वर्ब्स अपने बाद वाले वर्ब की बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म लेती हैं। दो तरीके की टू इन्फिनिटिव फॉर्म सिखाई थी वर्ब में। टू इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बेयर इन्फिनिटिव होता है केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू भी हट जाता है उसमें से। दो तरीके की टू इन्फिनिटिव फॉर्म होती है, एक होता है फुल इन्फिनिटिव, एक होता है बेयर इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव मतलब फुल फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? टू हट के केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये सारी वर्ब्स, मेक, बिड, वॉच, सी, हियर, अपने बाद आने वाली, ये खुद तो टू इन्फिनिटिव रहती हैं, खुद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब ये मेन वर्ब की तरह आ जाए, जैसे इसमें आ रही है वॉच, जैसे इसमें आ रही है हियर, इसमें आ रही है सॉ, इसमें आ रही है मेक की मेड, ये खुद मेन वर्ब की तरह आ जाएं और इनके बाद में एक टू इन्फिनिटिव वर्ब कनेक्ट करनी है, तो एक्टिव स्ट्रक्चर में बेयर इन्फिनिटिव से कनेक्ट करोगे, तो टू गो से नहीं होगा, गो से होगा। टू सिंग से नहीं होगा, सिंग से होगा। टू क्रॉस से नहीं होगा, टू अंडरस्टैंड से नहीं होगा, टू गो से नहीं होगा। अब बात करते हैं पैसिव स्ट्रक्चर कैसा है। पहले एक्टिव स्ट्रक्चर याद हुआ। एक्टिव स्ट्रक्चर में ये वर्ब्स बेयर इन्फिनिटिव लेंगी, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई वॉच्ड राम गो टू द सिनेमा, आई हेयर्ड हिम सिंग एट द कॉन्सर्ट, आई सो जॉन क्रॉस द रोड, ही मेड मी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ही लेट मी गो। लेट मी गो होता है लेट मी टू गो, नहीं ही लेट मी। ये तो आपने सुना भी होगा, लेट मी गो, लेट मी डू दिस, है ना, ऐसे में थोड़ा ना बोलते आप लेट मी टू डू दिस, ये तो सुना भी होगा। ये तो हो गई एक्टिव स्ट्रक्चर की बात। अब पैसिव स्ट्रक्चर देखो, उधर देखो, पैसिव स्ट्रक्चर फुल इन्फिनिटिव लेता है, मतलब उधर तो टू नहीं है, लेकिन इधर लगेगा, इधर लगे, नीचे वाला अब क्या है वो देखते हैं। तो फिर तो उस हिसाब से नीचे पांचों सही हो गए, है ना, ये भी सही हो गया, क्योंकि उसने कहा था कि इन वर्ब्स के साथ एक्टिव वॉइस में तो बेयर इन्फिनिटिव ले लेना, पैसिव वॉइस में फुल इन्फिनिटिव लेना। तो ऊपर उल्टा टू नहीं लगेगा, लेकिन नीचे लगेगा, ऊपर उल्टा टू नहीं लगेगा, नीचे लगेगा, नीचे लगेगा, नीचे लगेगा। तो यानी कि सारे सेंटेंस सही, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट,
करेक्ट, पर ये फिर भी गलत, क्योंकि लेट वर्ब के तो रूल से अलग है ना। एक्टिव में भी बेयर इन्फिनेटिव और पैसिव में भी बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि ये लेट वर्ब तो एक्टिव में आया या पैसिव में आया कभी भी टू प्रीपोजिशन लेती ही नहीं है, हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लेती है। ही लेट मी गो, आई वॉज लेट गो बाय हिम। ये आपके सामने सेंटेंस है, तो इसकी करेक्ट फॉर्म हो जाएगी, लास्ट वाले की पैसिव स्ट्रक्चर की फॉर्म हो जाएगी, आई वॉज लेट गो बाय हिम। अब यहाँ पे रूल ये डिस्क्लोज हो चुका है, आप ध्यान से देख लें और कोई डाउट्स हो तो पूछ लें, और ये वर्ब्स भी याद कर लें। अच्छा, ये वर्ब बेयर इन्फिनेटिव लेती है, ये तो मैं वर्ब चैप्टर में पढ़ा के आया हूं, आप भूल गए, पर वहां पे पैसिव फॉर्म नहीं बताई थी, बस एक्टिव फॉर्म ही बताई थी, याद है? वर्ब वाले चैप्टर में जब टू इन्फिनेटिव वाला पोर्शन आया था, तो ये वर्ब्स पैसिव बेयर इन्फिनेटिव लेती हैं, टू के साथ नहीं जुड़ती हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जुड़ती है, ये तो बताया गया था आपको, भूल चुके हो आप। ऐसे मान लो इंग्लिश की ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो गई है, डिफिकल्ट पोर्शन शुरू हो गया है। और टू इन्फिनेटिव मतलब सुनने, ऐसे तो ये भी डिफिकल्ट नहीं है सुनने में, मतलब एक हवा बनी रहती है ना, तो ये हवा भी शुरू शुरू की अगर आप डेली रिवाइज करो तो इजी है काफी। नहीं, डेली का मतलब है कम से कम 2-3 बार तो रिवाइज करो उसको। 2-3 बार रिवाइज नहीं करी ट्रिग्नोमेट्री आपने? एक बार जो आपने करे बस तो फिर 11th में बैंड बज जाने वाली है आपकी। मैथ्स ही नहीं ले रहे हो तुम? हाँ बोलो। चले नेक्स्ट रूल पे, एक बार फिर से रिपीट करूं मैं। मेक बिड वॉट सी हियर और लेट, ये पांचों की पांचों, छह की छह वर्ब्स एक्टिव स्ट्रक्चर में तो बेयर इन्फिनेटिव लेती हैं और पैसिव स्ट्रक्चर में फुल इन्फिनेटिव लेती हैं, एक्सेप्ट आखिरी वाली वर्ब लेट, जो कि दोनों में ही बेयर इन्फिनेटिव लेती है। ये क्या होता है? अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे, बताओ उसको क्या होता है? क्या होता है नहीं पता? टू इन्फिनेटिव वर्ब्स जो होती हैं वो दो तरह, तो अभी हम जब बात कर रहे थे तो आप कहाँ था आपका दिमाग? अभी हम जब बता रहे थे कि ये टू इन्फिनेटिव, ये बेयर इन्फिनेटिव, ये फुल इन्फिनेटिव, तो आपका दिमाग कर बिड को बिड बैड बिडन ऐसे तरीके। अच्छा, बिड का मीनिंग नहीं पता आपको? बिड के मीनिंग के बारे में पूछ रहे हो क्या आप? ओके, मुझे लगा आप बेयर इन्फिनेटिव के बारे में पूछ रहे हो। लेट वर्ब की तरह ही बिड वर्ब यूज होता है। बिड का मतलब होता है अनुमति देना, और फॉरबिड का मतलब होता है अनुमति नहीं देना, मना कर देना। बिड का मतलब अनुमति देना, और फॉरबिड का मतलब होता है अनुमति नहीं देना, मना कर देना। ठीक है, क्लियर है? तो बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, बेयर, बेयर। पैसिव स्ट्रक्चर में फुल इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव, लेकिन लेट वर्ब में दोनों में ही बेयर इन्फिनेटिव, एक्टिव में भी पैसिव में भी। चलें आगे, चलो जी। तो टू इन्फिनेटिव थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन है एज फार एज एक्टिव पैसिव इज कंसर्न। ये बताओ, कुछ वर्ब्स है मेरे पास, इनका पैसिव वॉइस बनाना है, बनाओ। कुछ वर्ब्स हैं ऊपर बेटा, थिंक, सपोज, बिलीव, कंसीडर, से, एस्टिमेट, उससे मैंने से वर्ब को यूज करके एक सेंटेंस बनाया है। पीपुल से दैट ही इज ए स्पाई, दैट हटा दूं मैं? क्यों? दैट से केवल रिलेटिव क्लॉज ही का होता है क्या? यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है भाई। दैट रिलेटिव प्रोनाउन तब होता है जब उसका मीनिंग जो से निकल के आए, जो, जिसने, जिससे। यहाँ पे दैट का मतलब की से निकल के आ रहा है, तो इसके आगे वाला क्लॉज रिलेटिव क्लॉज ना होकर नाउन क्लॉज है। कैसा क्लॉज है ये? नाउन क्लॉज। जैसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं ना, ही सेड टू मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, वो वाला क्लॉज है ये। स्पाई का मतलब तो बताया सबको, जासूस। स्पाई का मतलब होता है जासूसी करने वाला, जासूस। ठीक है, हमारे कंप्यूटर्स में भी स्पाईवेयर डलवाते हैं हम, क्योंकि हमारे कंप्यूटर्स की भी बहुत लोग जासूसी करते हैं डेटा चुराने के लिए। हैकर्स, तो हमारे कंप्यूटर में जो आजकल एंटीवायरस इंस्टॉल होते हैं उसमें स्पाईवेयर भी इंस्टॉल्ड रहता है। ठीक है, अब तो पढ़ाई कर रहे हो ना उसकी, हैकिंग करने की। हाँ, तो वही होता है और क्या है। चलो करो, अभी करो, बात नहीं, बात नहीं।
पीपुल से दैट ही इज ए स्पाई। हाँ जी, कौन है? आ जाए सर, कौन है? आ जाइए। हाँ जी, बनाओ आप जब तक ये सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाओ। बैठिए सर, चेयर ले लीजिए। पीपुल से दैट ही इज ए स्पाई, बनाया? बोलो क्या बनाया? ही वॉज सेड, वो बोला गया। दैट द स्पाई बाय द पीपुल, पूरा उसका मतलब जैसे एक एक पुर्जा तोड़ तोड़ के अलग कर दिया, बिल्कुल बिखेर के रख दिया। ही वॉज सेड, वो बोला गया। ठीक है, हाँ आप बताओ। ही इज ए स्पाई, वो स्पाई है। आगे इस बीइंग क्यों लगाया? से क्या है? वी वन। वी वन की पैसिव वॉइस में बीइंग आता है कभी? से क्या है बताओ, आप खुद बताओ। बीइंग तो आता ही इज एम आर, जब जब एक्टिव स्ट्रक्चर में इज एम आर हो या वॉज वर्ब, तो कंटिन्यूस है ही नहीं ना। पीपुल इज सेइंग थोड़ा ना कह रहे हैं हम, पीपुल आर सेइंग थोड़ा ना कह रहे हैं। तो अब सही करो उसको, जो आप कह रहे हो उसको सही करो। हम्म, इज सेड बाय पीपुल, ही इज ए स्पाई इज सेड बाय पीपुल। People say, comma, inverted comma, he is this guy. इसमें पैसिव वॉइस किसका किया तूने? कि एक भी वर्ब का नहीं किया तूने? से का से, इसका इस, तो पैसिव स्ट्रक्चर किसका? खुद का ही कर दिया क्या? हाँ, पहले इसको लेकर आना। क्या इसका वाला बताया? अच्छा, वही टूटा फूटा। चलो, कुछ हद तक शैली का सही है, बट शैली दो तीन गलतियां सुनो। आपने क्या बनाया पहले तो आप बताओ। ही इज ए स्पाई, ही इज ए स्पाई इज सैड बाय पीपल, इज सैड बाय पीपल। पहली गलती तो ये है, देखो शैली, आप दैट को कहाँ खा गए, है ना? तो ही इज ए स्पाई ना लिख के दैट ही इज ए स्पाई लिखो, पहली गलती तो ये। दैट ही इज ए स्पाई, कि वो एक स्पाई है, इज सेड बाय पीपुल, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जाता है। लोग लोग कहते हैं कि वो स्पाई है, कि वो स्पाई है, ये बात लोगों के द्वारा कही जाती है। तो पहला तो आप ऐसे बना सकते हो, है ना? और दूसरी चीज एक और सुनो, जब भी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बाय पीपुल लिखा हुआ आ जाए तो उसको लिखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि अगर मैं कहूं कहा जाता है तो ऑब्वियसली लोग ही कहेंगे ना, जानवर तो कहेंगे नहीं। मैं कहूँ कहा जाता है, मैं कहा यार कहा जाता है, सुना गया है उसके बारे में, तो ये कई सुनी बातें लोगों ने ही करी होगी। तो इस वाले आप बाय पीपुल लगा तो गलती भी नहीं है, लेकिन बाय पीपुल ना भी लगाएं तो भी चल सकता है काम। तो एक पैसिव वॉइस तो ये बन गया जो आपके सामने रखा हुआ है, दैट ही इज ए स्पाई इज सैड। ठीक है, और बाय पीपुल हम लगाएं तो भी ठीक, ना लगाएं तो भी ठीक। अब इसका दूसरा पैसिव वॉइस सुनिए इधर, दूसरा पैसिव वॉइस सुनिए। सर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम टू इन्फिनिटिव पढ़ रहे हैं, तो टू इन्फिनिटिव का तो इसमें कोई रोल ही नहीं हुआ। तो ऊपर जितने भी वर्ब्स है ना, थिंक, सपोज, बिलीव, कंसीडर, से, एस्टिमेट, इनकी पैसिव स्ट्रक्चर में टू इन्फिनिटिव का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, एक्टिव में नहीं है, इनके पैसिव स्ट्रक्चर में। देखना कैसे, देखो क्या करेंगे हम, इधर देखो, दैट ही इज ए स्पाई, ये एक बात है, इसको हम इट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अब आप भूल जाओ कि पीपुल से के बाद क्या, पीपुल से इट का क्या बनता? इट इज सेड बाय पीपुल बनता, यस और नो? बनता नहीं बनता? और उसके बाद फिर हम बात कह देते जो वो कह रहा था, दैट ही इज ए स्पाई, दैट ही इज ए स्पाई। समझ आया? इट इज सेड बाय पीपुल दैट ही इज ए स्पाई, और बाय बाय पीपुल, ये बाय पीपुल का बाय पीपुल है ना। अच्छा, ब्रैकेट में क्यों है? ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि हम चाहें तो इसको ना भी लगाएं तो कह सकते हैं। कैसे? इट इज सेड दैट इज ए स्पाई, क्योंकि वो ये ऐसा कहा जाता है तो लोगों के द्वारा ही कहा जाता है। बेटा इट इंसानों के अलावा हर चीज के लिए काम आता है। तो मैं कोई स्टेटमेंट दूंगा तो उस स्टेटमेंट को भी इट से ही डिनोट करूंगा या ही या शी से डिनोट कराऊंगा? स्टेटमेंट को, मैंने कोई स्टेटमेंट लिख दिया, कोई बात को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, पीपुल से, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ये पूरी इन्फॉर्मेशन है जो लोग कहते हैं, तो इस इन्फॉर्मेशन को मैं ही या शी थोड़ा कह सकता हूँ, क्या कहूंगा? इट। इट इधर आ गया, से का इस साइड कर ही दिया था शैली ने, और पीपुल का बाय पीपुल कर ही दिया था, और आगे जो भी बात वो कहते हैं उसको कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया। एक पैसिव वॉइस तो इसका ये, इस पैसिव वॉइस के अंदर भी बाय पीपुल लिखना इतना कोई खास जरूरी नहीं है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज सैड दैट ही इज स्पाई। अब दूसरा पैसिव वॉइस विद द हेल्प ऑफ, नहीं नहीं, आपको एग्जाम में ब्रैकेट में नहीं लिखना, ये समझाने के लिए है कि इसको आप हटा भी सकते हो। एग्जाम में तो अगर आप लिख रहे हो तो बाय पीपुल पूरा ही लिखना, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, अरे यार ब्रैकेट में लिखना है, किसी ने ब्रैकेट में लिख सकते हैं। किसी को मैथ्स चल रही है कि बाय पीपुल? इधर देख,
मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है ताकि आप ऐसा समझ सको कि ये एक जरूरी नहीं है। आप या तो पूरा ही हटा देना, उसके साथ ब्रैकेट भी हटा देना, और लिखो तो विथआउट ब्रैकेट लिख देना भाई मेरे। इट इज सेड बाय पीपल, ब्रैकेट के साथ मत लिखना। इंग्लिश के फ्रेजेस को ब्रैकेट में कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? ऐसे कैसे? क्यों? ऐसे तो फिर हर किसी को जबरदस्ती ब्रैकेट में लगा दोगे, तो वो मतलब जबरदस्ती की चीजें क्यों करनी भाई? मैंने कहा राम इज ए गुड स्टूडेंट, गुड को मैं ब्रैकेट में लगा दूं, क्यों लगा दूं भाई? ठीक है। सर इट इज सेड बाय उसको ब्रैकेट में क्यों नहीं लिख सकते, ये पूछ रहा हूँ। बाय पीपल को ब्रैकेट में इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि जरूरी नहीं है। और अच्छा दिखाना हो तो भी बात है। और अच्छा दिखाना हो तो फिर तू और उसको सजा दुजा दे, कलर भी कर दे, स्केच कलर कर दे इसके अंदर, फूल पत्ती भी लगा दे। चलो इधर देखो, फालतू फालतू की चीजें कर सोच रहे हो और बोल रहे हो। अब सुनो इधर देखो आगे। अब आगे पैसिव वॉइस और है इसका, ज्यादा अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस बनेगा विद द हेल्प ऑफ टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव से पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ध्यान से सुनो। इट इज सेड का इट इज सेड, और वही सेम बाय पीपल लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक। यहां तक तो क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, दैट वर्ब को, मैं इस वर्ब को टू इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करूंगा। कैसे? टू बी, क्योंकि बी वर्ब है। ये क्या है, अगर मान लो यहाँ और कोई वर्ब होती तो वो वाली वर्ब आती, जैसे मान लो यहाँ राइट होता तो टू राइट आता। यहाँ पे, अरे सुन ले, पूरी बात सुन ले। अगर यहाँ पे राइट वर्ब होता तो टू राइट होता, यहाँ पे ईट वर्ब होता तो टू ईट होता। यहाँ पे जो भी वर्ब होता वो टू इन्फिनेटिव से कनेक्ट हो जाती है। अभी बी वर्ब है तो मैं टू बी लिख दूं, लिख दूं। उसके बाद आगे की कहानी एज इट इज एस पर। टू ईट, जो भी वहां पे वर्ब आती वो टू इन्फिनेटिव में कन्वर्ट हो जाती। अभी बी वर्ब है तो बी वर्ब में मैंने चेंज किया टू इन्फिनिटी को टू बी। अभी यहाँ पे मान लो ईट होता, नहीं स्पाई नहीं होता, फिर कुछ और होता, तो वो ईट का क्या हो जाता, टू ईट हो जाता। अभी क्लियर है? वॉज हो जाता तो अभी इसकी बात करेंगे, अभी इसकी बात मतलब प्रेजेंट फॉर्म में होता, अभी पास्ट फॉर्म में होगा तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये इसका पैसिव वॉइस समझ में आया। इट इज सेड और अगेन बाय पीपुल तो क्या रहेगा, ऑप्शनल रहेगा। ऐसे मान ले ब्रैकेट का मतलब है ऑप्शनल, चाहो तो लगाओ, चाहो तो हटा दो। क्योंकि हाँ, लेकिन एक बार सुनो, अगर यहाँ पे पीपुल की जगह राम होता तब ये ऑप्शनल नहीं होता। अब बाय राम लिखना जरूरी है कि राम ही कहता है ऐसा, बाय पीपुल लगाना ऑप्शनल है, बाय राम लगाना ऑप्शनल नहीं है, वो कंपलसरी है। वो इट इज सेड बाय राम विथआउट ब्रैकेट लिखते, और फिर या तो दैट ही इज ए स्पाई, और या फिर अगर इस फॉर्म में लिखते तो क्या लिखता मैं। अच्छा इसमें एक कमी है, सुनो एक कमी है इसमें, इस वाली फॉर्म में जो इसका सब्जेक्ट है, मतलब इस वर्ब का, इस वर्ब का जो भी सब्जेक्ट है वो इट का स्थान लेगा। अब ये करेक्ट हो गया। ही इज सेड टू बी ए स्पाई, या फिर ही इज सेड बाय पीपल टू बी ए बाय पीपल। इट नहीं लगाना ना, इट की जगह सब्जेक्ट यूज होगा ना, एक ही सब्जेक्ट यूज करना है। सर ये वाला सब्जेक्ट कितना जाएगा, सब्जेक्ट को पहले ये सब्जेक्ट पहले भी कहाँ था, पहले कहाँ था, पैदा ही किया था ना हमने तो फिर बस जैसे आया था वैसे गया। तो सीधा बोर्ड में ऐसे लिखते हैं कि दो, नहीं जो भी अगर आपको बोर्ड में बनाना है तो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, नीचे वाला है ही इज सेड टू बी ए स्पाई। और अगर आपको ऑप्शनल पेपर है तो उसमें इन दोनों में से जो भी आंसर मिले उसको टिक करना है, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? दोनों ही दे दिए, तो आप ज्यादा अप्रोप्रिएट टू इन्फिनिटी वाला मानोगे, नीचे वाला इसका बनाओ। जो आपकी इच्छा थी अभिलाषा वो मैंने पूरी कर दी, इसकी जगह वॉस दे दिया, बनाने की कोशिश करो एक बार, दोनों बनाना। सेम बनेगा। अच्छा दोनों में डिफरेंस पता है क्या है, एक दैट क्लोज के साथ है, एक टू इन्फिनिटिव के साथ है। मोटे मोटे तौर पे डिफरेंस है, वो किसके साथ है, दैट क्लोज के साथ है। इसको क्या कहते हैं हम, दैट क्लोज। दैट लगा के कोई सेंटेंस लिखना है, इसको कहते हैं दैट क्लोज। यहाँ पे दैट का मीनिंग होता है की से, की। जब जब दैट का मीनिंग की से निकल के आया तो उसको दैट क्लोज कहा जाता है या फिर नाउन क्लोज कहा जाता है। तो ये दैट क्लोज के साथ है और ये टू इन्फिनिटिव के साथ है। बनाओ, पीपुल से दैट ही वाज अ स्पैम। कौन है?
सारे लोग आ जाएंगे। पीपुल से दैट ही वॉज ए स्पाई। आप में से किसी को लेने थोड़ा आएंगे, सब अपने आप ही आएगा। कोई बात नहीं, कई लोग क्या है धूप से बचने के लिए छाया में भी खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर, उनमें से कोई एक लग रहा है वो। पीपुल से दैट ही वॉज ए स्पाई, लोग कहते थे कि वो स्पाई था। तो बाकी सब कुछ सेम है, पर जो लोग कहते थे वो बात पास्ट टेंस। लोग कहते थे, लोग तो कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, लोग तो अभी भी कह रहे हैं, लेकिन जो चीज कह रहे हैं वो चीज पास्ट टेंस का कोई एक्शन है। समझ आया? पढ़ा है क्या कहीं आपने? ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है। हाँ जी, देखो, बीइंग आएगा ना सर। देखते हैं। चलो देखो, इधर देखो, पहला तो वही बनाएंगे हम, पीपुल से के बाद अगली पूरी चीज को इट मान के क्या लिख देंगे, इट। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इट इज सैड आएगा या इट वॉज सैड आएगा? दोनों मत बोल, एक बोल, इट इज सैड या इट वॉज सैड। इट इज। इधर देख, ये से था तो इस सैड बना, ये आज भी से है तो इस सैड ही बनेगा ना। भाई ये इस सेट तो इस से की वजह से बना या उस इसकी वजह से बना? उसकी वजह से थोड़ा ना बना, ये तो इस से की वजह से बना ना। तो वो से तो आज भी से है ना, तो क्या होगा, इट इज सेड बाय पीपुल, ऑप्शनल पहले की तरह। और अगर हम इस तरीके से बनाते हैं दैट क्लोज के साथ, तो दैट क्लोज एज इट इज आ जाता है, दैट ही वॉज ए स्पाई। ये इजी है बनाना, बट इट इज लेस अप्रोप्रिएट। अब जो मोर अप्रोप्रिएट है वो क्या है, हम ही से बनाएंगे, जो अंदर क्लोज के अंदर सब्जेक्ट है ना उससे बनाएंगे, ही से, तो ही इधर आ जाएगा। और इस साइड का इस साइड, बाय पीपुल आज भी ऑप्शनल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हम इससे बनाएंगे तब हम दैट क्लोज की जगह टू इन्फिनेटिव का सहारा लेंगे। तो दैट का तो टू बन गया, देखो दैट का क्या बन गया, टू। ही का इस्तेमाल हो ही चुका है। वॉस बी वर्ब है तो बी वर्ब टू के साथ जुड़ जानी चाहिए, लेकिन उसमें जो बी वर्ब थी वो प्रेजेंट फॉर्म में थी, मतलब जुड़ने के बाद। इसमें ये क्या है, पास्ट फॉर्म में। तो याद रखना, एक प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब जब टू इन्फिनेटिव में कन्वर्ट होगी, तो टू इन्फिनेटिव की सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगी, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी टू बी। लेकिन एक ऐसी वर्ब जो ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में है और उसको कन्वर्ट करना है टू इन्फिनेटिव में, तो टू इन्फिनेटिव की परफेक्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, जो कि होती है टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन है स्पाई। इसी के साथ रूल डिस्क्लोज होता है, ऊपर पढ़िए एक बार आप। टू इन्फिनेटिव की सिंपल फॉर्म, सिंपल फॉर्म बोले तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस को दर्शाती है। टू इन्फिनेटिव की परफेक्ट फॉर्म जो कि क्या होती है, टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट टेंस को दर्शाती है। तो अगर अंदर पास्ट टेंस है और आपको टू इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करना है, अंदर पास्ट टेंस है और आपको टू इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करना है, तो आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लगा के टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है क्या? बोलो, समझ में आया? अब इसमें सेंटेंस है नहीं, मैं आपको देता हूं। एस्टिमेट यानी आकलन करना, अंदाजा लगाना। करीब करीब सारे जितने भी वर्ड्स ऊपर लिखी हुई है ना, इसका मतलब है, हाँ तुक्का लगाना, गैस करना, सबका मीनिंग एक ही निकल के आएगा। जैसे लोग बाग कहते हैं तो लोग बाग कई हुई बात हमेशा सच तो नहीं होती, वो एक गैस कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं यानी सोच रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं यानी मानते हैं, सपोज कर रहे हैं या वही मानते हैं, थिंक यानी सोचते हैं। कंसीडर वो मानते हैं ना, तो उनका मानना वो सच है, ऐसा किसने कहा? मैंने कहा मैं मानता हूं कि ये बच्चा पढ़ता है, पर मैं मानता हूं, उसके घर वाले नहीं मानते, मैं क्या करूं? ठीक है, समझ गए? ओके, अब आप एक सेंटेंस बना दीजिए। राम, इधर आ जाओ भाई, बिलीव्स दैट मौलिक, मौलिक एंड चर्चित, एंड चर्चित हैव, नहीं हैड लिखो, पास्ट टेंस में लिखता हूं मैं, या फिर ब्रोक, ब्रोक
दिस ग्लास। क्या सेंटेंस का मीनिंग है? राम ऐसा मानता है कि मौलिक और चर्चित ने ये कांच तोड़ा है। एक ही तोड़ा है। तो दोनों बनाने के। दोनों बनाने, परफेक्ट बनाना एक ही बार में। हो गया। बोलो, हुआ शैली? हम्म। बोला। हो गया। बोलो फिर। बोलो। क्या? ढंग से बोल थोड़ा। हाँ, सबसे पहले तो दैट क्लॉज के साथ बनाओ, फिर टू इन्फिनिटिव के साथ। तो दैट क्लॉज के साथ बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बताओ? जब अपन दैट क्लॉज के साथ बनाते हैं तो दैट क्लॉज को इट मान लेते हैं। जब अपन दैट क्लॉज के साथ बनाते हैं तो दैट क्लॉज को क्या मान लेते हैं? इट। तो इट से स्टार्ट करूंगा मैं। अब बिलीव्स है तो बिलीव्स का क्या होगा? बिलीव्ड। केवल बिलीव्ड। इट इज बिलीव्ड क्या हो जाएगा? इट इज बिलीव्ड। और अगर यहां पे बिलीव्ड होता तो फिर वॉज बिलीव्ड आता। ये चीज क्लियर है? मतलब इज बिलीव्ड या वॉज बिलीव्ड तो इस बिलीव पे डिपेंड कर रहा है, अंदर दैट क्लोज के अंदर प्रेजेंट है या पास्ट है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? वो बाहर वाले पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये चीज, एक चीज ये क्लियर हो गई। इट इज बिलीव्ड। उसके बाद बताओ आगे। कौन बिलीव करता है? बाय राम। अब बाय राम यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है। बाय पीपुल ऑप्शनल हो सकता है लेकिन बाय राम ऑप्शनल नहीं है। और उसके बाद फिर ये दैट क्लोज एज इट इज लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे सारा। ठीक है, एक सेंटेंस तो ये बन गया। दूसरा सेंटेंस हम किससे बनाएंगे? जो दैट क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट्स हैं उनसे। दैट क्लॉज के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स हैं? मौलिक एंड चर्चित। तो हम इट की जगह क्या लगाएंगे? मौलिक एंड चर्चित, एमएनसी। अब आगे चलो। इट के हिसाब से इस था, मौलिक एंड चर्चित के हिसाब से आर आएगा, बिलीव्ड आएगा, बायराम आएगा। यहां तक तो सेम है। अब जो दैट क्लोज यहाँ पे आ रहा था उस दैट की जगह क्या लगाऊंगा मैं? टू। इस दैट की जगह क्या लगा दूंगा? टू। मौलिक एंड चर्चित को बाहर बिठाई दिया। अब क्या आया? ब्रॉक दिस क्लास। तो पास्ट फॉर्म में है ना, तो अभी अभी मैंने बताया था पास्ट फॉर्म है में है तो परफेक्ट फॉर्म यूज होगी टू इन्फिनेटिव की। क्या होती है? टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ब्रॉक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन दिस क्लास। तो दिस इज द हैव की जगह हैड लगा दिया। अभी अभी बताया, पूरी शीट खोल के बताया कि हैव हैवी रहता है, ना हैज बनता है ना हैड बनता है टू के साथ जब लगता है। मौलिक एंड चर्चित आर बिलीव्ड बाय राम टू हैव ब्रोकन दिस क्लास।
और इस बायराम को हम चाहें तो लास्ट में भी लगा सकते हैं, वो भी एक चीज है जो हम कर सकते हैं। बाकी अभी इधर लगा दें तो हाँ, या तो सब वर्ब के जस्ट बाद में और या फिर सेंटेंस के लास्ट में, दो ही जगह है, कहीं पर भी नहीं, इन दो के अलावा और कहीं नहीं लगा सकते। ठीक है, मौलिक एंड चर्चित आर बिलीव टू हैव ब्रोकन दिस क्लास बाय राम, ऐसे भी लिख सकते हैं, मौलिक एंड चर्चित आर बिलीव्ड बाय राम टू हैव ब्रोकन दिस क्लास। क्लियर है क्या? हो गया क्या स्टेमिना खत्म? 3:30 बज गए। देखें एक बार, कोई छोटा सा टॉपिक है या कितना बड़ा है? ये सेंटेंस, चलो ये क्लास टॉपिक कर दो। देख लिया तुमने? बनाओ, ही लाफ्ड एट मी। छोटा सा रूल है, वैसे तो बड़ा है, लेकिन अपन छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको खत्म करते हैं। ही लाफ्ड एट मी, बनाओ। इतना सा पैसे वैसे तो 4 शब्दों का नहीं, बनाओ ना, जल्दी बनाओ। और मौका दिया था मैंने, पर तुमने उसको ग्रैब नहीं किया उसको। ही लाफ्ड एट मी। बनाओ बनाओ ना, इतनी देर में बना ही देते हैं। सीखना है बेटा, कॉपी थोड़ा करना है। ये वाला रूल मुझे खत्म कर लेने दो, फिर क्या होगा कि नेक्स्ट क्लास में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, बच्चे रूल्स को एक ही क्लास में 2 घंटे में कवर कर लेंगे। कल, कल क्या छुट्टी है आपकी? लेकिन कल मेरी छुट्टी नहीं है, तो फिर वही 5 बजे। नहीं, नहीं आओ कल सुबह, तो फिर मैथ्स की ले पाएंगे ना, दो दो कैसे लेंगे? 6 बजे आओगे इंग्लिश पढ़ने? चलो इसको बनाओ, अब डिस्कशन बंद करो, उसको ही लाफ्ड एट मी का बनाओ। सीधा बैठो पहले तो, सीधा बैठो बिल्कुल। कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करना है, कुछ नहीं करना है। ये टू इन्फिनिटिव थोड़ी ना, अच्छा टू इन्फिनिटिव खत्म हो चुका है। टू अच्छा पहले क्या बोलना, ही लाफ्ड एट मी में टू कहाँ दिख रहा है आपको? टू इन्फिनिटिव का रोल खत्म हो चुका है भैया, अब नया रोल शुरू होगा, नया कुछ बात करेंगे हम। एट का क्या करना है, वही है इसमें मेन चीज कि एट का क्या करना होता है। अच्छा एट नहीं होता तो क्या करते हैं? बनाओ क्या बनता, एट नहीं होता तो, चलो लेट अस सपोज कि एट यहाँ पे है नहीं। लेट अस सपोज ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट एट डजंट एग्जिस्ट हियर। अब क्या बनाते हैं? अच्छा, मतलब छोड़ो, फिर मतलब चाहिए तो फिर एट लगाओ। वो आप एट को, एट आपको प्रॉब्लम कर रहा है, एक बार हटा दिया। अब क्या बनाते हैं? पैसिव वॉइस क्या बनाते हैं? मी का क्या करते हैं? हाई, ही का क्या करते हैं? बाय हिम। और लाफ्ट का क्या करते हैं? पास लाफ्ट करते, ये करते नहीं करते हैं? बोलो, करते ना? अब आप वहां पर एट कह रहे हो सर, एट है, तो एट को एज इट इज यहाँ लगा दो, दैट्स इट। द रूल इज अगर मेन वर्ब के बाद में कोई प्रीपोजिशन आ रहा है तो पैसिव वॉइस में भी उसी मेन वर्ब के बाद में वही प्रीपोजिशन आना कंपलसरी है। अब वो बाय जो है वो हिम के लिए आया है, और ये एट जो है वो लाभ के लिए आया है, क्योंकि लाभ के बाद एट प्रीपोजिशन आना कंपलसरी है। समझ आया? आई वॉज लाफ्ड एट, मतलब लाफ अकेला होता ही नहीं है, लाफ एट होता है हमेशा, है ना? लाफ एट होगा तो फिर पैसिव वॉइस में भी लाफ्ड एट ही होगा, वास लाफ्ड एट हो जाएगा, और ही का बाय हिम होता ही है। द रूल इज, पढ़िए, यदि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब के बाद में कोई प्रीपोजिशन हो तो पैसिव वॉइस में भी उसी मेन वर्ब के बाद में वही प्रीपोजिशन रहता है। तो लाफ एट का लाफ एट एज इट इज रहेगा, और इसमें आप ऐसे नहीं कहोगे सर दो दो प्रीपोजिशन क्यों आए, दोनों अलग अलग कारणों से आए। ठीक है, चलें। यू मस्ट लुक इन टू दिस मैटर, और द पुलिस इंक्वायर्ड इन टू द केस, बनाओ और जाओ। हाँ, ये नहीं पता आपको इंटू प्रीपोजिशन है? यू मस्ट लुक इन टू दिस मैटर। इसके बाद अगला चैप्टर नरेशन, उससे अगला चैप्टर प्रीपोजिशन है, 11वां।
हो गया शैली, बताओ। शैली आज दिमाग नहीं लग रहा? आज आज लेट आई हो इसलिए। ऐसा होता है कई बार, स्टार्ट गलत मिलता है ना, मतलब सही नहीं मिलता है तो फिर पूरा सेशन बेकार हो जाता है वो। ये क्या कर रहा है? देखा? तो ऐसा करने से कौन सा तू जल्दी जा सकता है? टॉपिक खत्म होने से पहले तो तू उठ ही नहीं सकता है। दिस मैटर। ठीक है, सही बनाया वैसे तो। हाँ बता मौलिक, तूने क्या बनाया? बना। क्या? कुछ खाने पीने का लाए हो क्या तुम? कचरा लाए हो ना, कचरा कैसा भी लाओगे तो वो तो आएंगी। तो कोई लाया होगा, कोई ना कोई तो लाया ही होगा, पहले का तो कोई रख के थोड़ा ना गया था यहाँ पे, किसी ने तो किया ही होगा। बोलो शैली, वी आर वेटिंग फॉर यू। बोलो बोलो जैसा भी हो। अरे बोलो बेटा। क्यों नहीं बन पा रहा? दिमाग ही नहीं लग रहा? तबीयत सही नहीं आज? देखो इधर, यू मस्ट लिख, उसकी वर्ब हो गई, इनटू फिक्स प्रीपोजिशन है इसके बाद लगाए हुआ है, दिस मैटर ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट पहले लेके आएंगे हम। क्या आएगा? दिस मैटर। देन मस्ट लुक का पैसिव वॉइस बताओ। तो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे चेंज होती है? मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मस्ट बी लुक्ड। और लुक के बाद अगर इनटू आ रहा है तो इधर भी लुक के बाद इनटू आ जाएगा, और यू का बाई यू। ये बनाया सबने? अब बनाओ उसका क्या बनेगा? तो बताते हैं ना, अब बनाओ इसका क्या होगा। द केस इंक्वायर्ड का वॉज इंक्वायर्ड। V2 किस में चेंज हो जाता है? वॉज वर्ब प्लस V3। इनटू उसके बाद है तो हम भी इनटू लगा देंगे, प्रीपोजिशन जो सेम है। और द पुलिस का क्या हो जाएगा? बाय द पुलिस। सही बनाया? अब कई बुक्स में इसमें बाय द पुलिस को ऑप्शनल कर रखा है, जो कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि इंक्वायरी तो पुलिस ही करेगी, अंडरस्टूड होगा। तो हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, द केस वाज। हाँ होता है, देखो एक्सेप्शन हर जगह, तो मैंने कहा ना कि कुछ हद तक सही है। इंक्वायर्ड इनटू पे छोड़ दें तो भी कुछ हद तक ये सही माना जाएगा। द केस वाज इंक्वायर्ड इनटू, केस की छानबीन की गई। अब करने वाले करते होंगे, जो भी कर जिसने भी करी है ना। तो बाय द पुलिस लिखो तो भी ठीक, ना लिखो तो भी ठीक। क्लियर है? हाँ। क्या? अब तो खत्म होने वाला है, क्लास हो रहा है, अब ज्यादा मत बोल रहा हूँ। आज नहीं तो इस साल नहीं आ रहा तो अगले साल तो आएगा। ठीक है, और अगले साल फिर आपके पास टाइम नहीं होगा कि ये ग्रामर आप कवर करो। तो ऐसे मानो एक्स्ट्रा सीख लिया हमने। और अगर पहली दूसरी क्लास में रोक देते तो रुक जाता, अब तो आखिरी क्लास है बस, इसके बाद एक क्लास और है। और चैप्टर उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब सुनिए एक मिनट, बेटा ये सुनिए एक मिनट। ये रूल है ना, ये रूल खत्म नहीं हुआ है, पर टाइम हो गया है, तो इस रूल का नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस रूल को पकड़ के रखना, ऐसा नहीं है कि ये रूल फिर से समझाना पड़े। क्या रूल पढ़ा हमने लास्ट में? कि अगर एक्टिव वॉइस में किसी वर्ब के बाद में कोई प्रीपोजिशन है, कोई भी है, तो पैसिव वॉइस में उसी पैसिव वॉइस जैसे बनता था वैसे बना दो। बस उसी वर्ब के बाद उसी जगह पे वही प्रीपोजिशन आना कंपलसरी है। इस रूल को पकड़ के रखना, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए। तो मेन तो आज अपन ने टू इन्फिनेटिव पूरा कवर किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। शैली रुको एक मिनट।